Hello, everybody. A very beautiful good morning. Good morning, everyone. Let me quickly check if we are live. एक मिनट रुक जाएंगे, मुझे चेक कर लेने देंगे क्या मैं लाइव हूं. हाँ जी, yes, we are live. A very good morning, everyone, and welcome to the today's class, everybody. Welcome. कैसे हो आप लोग? How is everybody doing? हाँ? Good morning, ma'am. Good morning, everyone. New day, new energy. Yes. Good morning. Welcome. चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दी क्लास. चलिए जी, आ जाइए. बेसिकली वेडनेसडे का दिन है, नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आज चैप्टर नंबर 1 को बाय बाय बोल देंगे. हाँ, आज फाइनली तुम्हारा एक चैप्टर प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस का चैप्टर आज की क्लास में खत्म हो जाएगा. राइट, इट विल कम टू एन एंड. ओके, चलिए. और उसके बाद आपने काफी सारे क्वेश्चंस भी इस पे प्रैक्टिस किए हैं और आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि इस चैप्टर में से कैसे सवाल पूछे जाते हैं. मैंने बोला कि ये उतना हाई वेटेड चैप्टर नहीं है. अराउंड एक क्वेश्चन आ जाता है, एक या कभी 2 क्वेश्चन आ जा सकता है. और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको एक आइडिया, कल की क्लास में हमने कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो उससे आपको कुछ आइडिया मिला होगा, है ना. तो आज हम चैप्टर 1 को खत्म कर देंगे. अब कोई बड़े डेफिनेशंस तो आपके बाकी नहीं है, छोटे डेफिनेशंस बाकी है. तो ओहो, एक मिनट रुकोगे, एक मिनट. एक मिनट रुकोगे बच्चों, एक मिनट. ठीक है, सही है. चलो, हाँ, इट इज रिजॉल्व नाउ. ऑल राइट एवरीवन. तो आई थिंक कुछ तो एक इशू आ गया था जिसकी वजह से आई थिंक प्रॉब्लम आ रही थी, बट द इशू इज नाउ रिजॉल्व. ओके एवरीवन, ऑल राइट. तो स्वागत है, आ जाइए एवरीवन. गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग. नया दिन है, वेडनेसडे का दिन है और आज की क्लास में सभी क्या कर लेंगे, चैप्टर नंबर 1 को मेरे साथ चकाचक तरीके से फिनिश कर देंगे. और हम ट्राई करेंगे, आज मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज भी आज आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगी. तो आज की क्लास के एंड में हम बहुत सारे एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, हमें अगर टाइम मिलेगा तो आज ही हम एमसीक्यूज की भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. ओके, तो चलिए एवरीवन, लेट्स गेट द वीडियो रोलिंग एंड लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. मैडम, आज की क्लास चालू करने से पहले कोई टिप ऑफ द डे है जो आप हमें देना चाहते हो? बिल्कुल, मैं आप सभी को टिप ऑफ द डे आज दूंगी. मैडम, आज का टिप ऑफ द डे क्या है? बेटा, आज का टिप ऑफ द डे ये है, जो है आपके पास, जितना है आपके पास वो बेस्ट है, उसे अप्रिशिएट करो. ठीक है, आज की टिप ये है, जो भी है आपके पास, जितना भी है आपके पास जो भी चीज है, जितनी भी है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, वो आपके लिए बेस्ट है और उसे अप्रिशिएट करना सीखो. कई बार क्या होता है, हम कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, उसके पास देखो उसका लाइफ ऐसा है, मेरा ऐसा नहीं है. तो आपको कभी भी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना. जितना तुम्हारे पास है बेटा, बढ़िया है तुम्हारे लिए. हर एक छोटी चीज को अप्रिशिएट करना सीखो अपनी लाइफ में. देखो, तुम लोग क्लास तो ज्वाइन कर सकते हो, कम से कम ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास फाइनेंसेस भी नहीं होते हैं क्लासेस को ज्वाइन करने के. तो आपको हमेशा लाइफ में छोटी चीजें भी जो है आपके पास, सब चीजों को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है. अप्रिशिएट व्हाट यू हैव. जब आप खुद के पास जो चीजें हैं उन्हें अप्रिशिएट करते हो, तभी लाइफ में आप ग्रो करते हो, तभी छोटी चीजों की वैल्यू आपको समझ में आती है.
तो हमेशा छोटी छोटी चीजों की वैल्यू को समझो, किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि नहीं यार तो क्या हो गया, ये तो सबके पास है, तो क्या हो गया, बुक्स का क्या है, बुक्स तो सबके पास है, तो क्या हो गया, क्लास तो सब लगाते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो क्लास नहीं भी लगा पाते। देन तो आपको छोटी चीजों को क्या करना है बेटा जी, अप्रिशिएट करना है, वैल्यू करो जो आपके पास है ना। ये मत सोचो फलाने के पास ये है, उसके पास ये है, अरे जिसके पास जो है अच्छा है, तुम्हारे पास जितना है उतना अच्छा है। अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, राइट? ओके, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। चलिए, ऑल राइट एवरीबॉडी, तो इसी टिप के साथ करते हैं आज की क्लास को चालू। लेट्स गेट द सेशन रोलिंग, लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड। मैम ऑडिट के रिकॉर्डेड लेक्चर सही रहेंगे आपके या फिर लाइव रेकमेंड करते हो? बेटा आपके पास, आपके ऊपर ऑप्शन है। लाइव क्लास में भी सेम तरीके से पढ़ाया जाता है, ऑडिट क्लास में, ऑडिट में चाहे रिकॉर्डेड हो लाइव हो, क्वालिटी दोनों की सेम रहती है। अगर आपको लाइव में मजे आते हैं ज्यादा तो लाइव ले लो, रिकॉर्डेड देख सकते हो तो रिकॉर्डेड ले लो। अथर्व आपके पास, आपके ऊपर ऑप्शन है, आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए लाइव बेटर है तो लाइव ले लो। दोनों की क्वालिटी सेम रहती है क्या? हाँ, चलो ओके बेटा, तो चलिए जी इधर आइएगा और मेरे साथ कुछ कुछ चीजें अब पढ़ना चालू कीजिएगा। पिछली क्लास में हमने कंट्रोल पढ़ा था। कंट्रोल मतलब क्या होता है? कंट्रोल मतलब दूसरे कंपनीज के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का राइट होना। कंट्रोल मतलब अगर मैं किसी कंपनी के मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजंस को क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ, या बाय माय वोटिंग, एज अ शेयर होल्डर, बाय माय वोटिंग राइट्स, इफ आई हैव मैनेजमेंट राइट्स, राइट, तो बेसिकली मैं क्या कर सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन थी जो हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। चलो सारे बच्चे, मैडम डिबेंचर क्या होता है? बेटा डिबेंचर अभी नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में डिटेल स्टोरी पढ़ेंगे, तब हम डिबेंचर पढ़ेंगे। अभी की क्लास में डिबेंचर नहीं पढ़ेंगे, डिबेंचर के ऊपर सारे प्रोविजंस आएंगे पर अभी नहीं, चैप्टर नंबर 4 में। लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता सकती हूँ डिबेंचर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, तो क्यूरियोसिटी को थोड़ा कम करने के लिए मैं बताऊंगी। पर वैसे डिबेंचर की पूरी कहानी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। मैडम डिबेंचर क्या होते हैं? मेरे को एक बात बताओ, ये एक कंपनी है, कंपनी को अगर पैसा चाहिए, हर कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो कंपनीज क्या इशू करती है? शेयर इशू करती है। शेयर इशू करने पे क्या आते हैं आपके पास? पैसे आते हैं, राइट? ओके, बट इससे क्या होता है, जब आप शेयर इशू करते हो तो आपके कंपनी की जो ओनरशिप है वो बहुत लोगों के हाथों में चली जाती है क्या? हाँ या ना में जवाब दोगे? मुझे एक बात बताओ, जब कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है। उससे क्या होगा, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन कंपनी की जो ओनरशिप है वो बहुत लोगों के हाथों में चली जाएगी क्या? ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी, बहुत लोगों के हाथों में चले जाएगी। पर मान लो कंपनी ऐसा नहीं करना चाहती, कंपनी को पैसे तो चाहिए पर कंपनी नहीं चाहती कि ओनरशिप डाइल्यूट हो जाए। कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारे कंपनी की ओनरशिप ऐसे इतने लोगों के हाथों में चले जाए। अब पैसा भी तो चाहिए मैडम, फिर कैसे आएगा पैसा? तो बेटा कंपनी क्या करती है, लेट्स से पब्लिक को डिबेंचर इशू कर सकती है। डिबेंचर, ये डिबेंचर मतलब क्या होता है? एक तरीके से लोगों से लोन लेना। इन डिबेंचर्स, ये डिबेंचर्स लेट्स से आपने 2 इयर्स के लिए इशू किए, ये 2 साल बाद आप क्या कर दोगे, रिडीम कर दोगे, लोगों को पे कर दोगे वापस पैसा सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे। लेट्स से डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट है 7%, तो 7% पे आपने जो लोगों से पैसा लिया है वो 2 साल बाद आप लोगों को, एग्जाम्पल दे रही हूं, 2 साल बाद आप लोगों को ये पैसा चुका दोगे विद 7% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे। तो ये होता है बेटा डिबेंचर, मतलब लोगों से पैसा भी आ गया और आप कुछ समय बाद इस पैसे को क्या कर दोगे, लोगों को इंटरेस्ट के साथ लौटा भी दोगे। अच्छा मैडम एक बात बताओ, डिबेंचर पे क्या कोई वोट वगैरह मिलता है क्या? जैसे कंपनी के शेयर्स पे आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मतलब मेरे पास उस कंपनी में वोट करने का राइट है डिसीजंस में। डिबेंचर पे वोटिंग राइट्स होते हैं क्या? नहीं। यहां पे जिन लोगों को आप डिबेंचर इशू करते हो उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, सिर्फ शेयर्स पे वोटिंग राइट्स होते हैं।
ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी बेसिक बताया है कि डिबेंचर क्या होता है। अब आगे जाके फ्यूचर में डिबेंचर की पूरी कहानी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, तब अपने आप ही आपकी डेफिनेशन डिस्कस होगी। तो अभी सिर्फ इतना बात आपको मैंने डिबेंचर को लेके बताया है। तो मैडम ये डेफिनेशन हम आगे डिस्कस करेंगे क्या? हाँ, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, डायरेक्टर मतलब क्या होता है बेटा? अब छोटी छोटी डेफिनेशन है। डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के बोर्ड में अपॉइंटेड है उसे हम डायरेक्टर बोलेंगे। जैसे हमने जिसको सीईओ बना दिया उसको सीईओ बोलेंगे, जिसे हमने सीएफओ जैसे डेजिग्नेट कर दिया उसे सीएफओ कहेंगे, जिसको हमने बोर्ड में अपॉइंट कर लिया वो डायरेक्टर हो गया। अच्छा, डिविडेंड मतलब क्या होता है? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अब अगेन मैं आपको एक चीज बताऊंगी, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है जो कि पूरा का पूरा डिविडेंड के ऊपर है। अब इस चैप्टर में ना, चैप्टर 1 में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो कि हम इस चैप्टर में नहीं पर आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करते हैं। बट फिर भी मैं आपको एक इंटरिम डिविडेंड क्या होता है इसका एक आइडिया देती हूं। कहता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। सबको पता है डिविडेंड क्या होता है? एवरीबडी। मेरे को एक बात बताओ, आज मैंने मेरी खून पसीने से कमाया हुआ पैसा टाटा मोटर्स में लगाया। टाटा मोटर्स, मेरा पैसा जो मैंने टाटा मोटर्स में लगाया है, टाटा मोटर्स मेरे पैसे को यूज करके क्या प्रॉफिट कमाने वाली है क्या? अब मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीदे तो मैंने पैसा किसको दिया? टाटा मोटर्स को दिया। इस पैसे को यूज करके टाटा मोटर्स क्या करेगी? बिजनेस करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, आगे जाएगी, मतलब काफी प्रॉफिटेबल बनेगी और बिजनेस एक्सपैंड करेगी। तो तुम्हें नहीं लगता कि टाटा मोटर्स का, जो टाटा मोटर प्रॉफिट अर्न करती है, उसका कुछ पैसा, उसका कुछ हक मेरा भी है? क्योंकि मेरे पैसे को यूज करके टाटा मोटर्स इतना एक्सपैंड हो रही है, तो जो प्रॉफिट टाटा मोटर्स कमाएगी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए एज अ शेयर होल्डर। मैं ओनर हूं, मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने आपके कंपनी में पैसा लगाया है, तो आप जो पैसा कमाते हो मेरे पैसे को यूज करके, उसका कुछ परसेंटेज आपको मुझे भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं? मुझे रिटर्न क्या मिलेगी? नहीं तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज माई रिटर्न? मैंने आपके कंपनी में पैसा लगा दिया, अब मैं ऐसे बैठी भी हूं, ऐसे थोड़ी चलता है। आपको मुझे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा कि नहीं? एज अ शेयर होल्डर मैंने तुम्हारी कंपनी में विश्वास करके तुम्हारे कंपनी में पैसा लगा दिया, तो तुम मुझे कुछ तो रिटर्न दोगे। तो रिटर्न क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड दैट इज कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो आप अपने शेयर होल्डर के साथ बांटते हो, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। अब यहां पे लिखा है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटीरिम डिविडेंड। वैसे मैं आपको यहां पे नहीं बताना चाहती है कि इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, क्योंकि ये डिविडेंड के चैप्टर में आने वाला है। आगे एक चैप्टर ही है पूरा डिविडेंड के ऊपर, लेकिन फिर भी एक आइडिया दे देती हूं। लेट्स से ये आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। अब बेटा साल खत्म होने के बाद, ये कंपनी का साल है, साल खत्म होने के बाद कंपनी का क्या होता है? एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। एजीएम में कंपनी क्या डिक्लेयर करती है? फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करती है। ठीक है, मतलब साल भर में कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है, जितना भी प्रॉफिट कमाया है, उस बेसिस पे एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है, राइट? कि ये फाइनल डिविडेंड है। पर मैडम इंटरिम डिविडेंड मतलब बेटा साल के दौरान, साल के अंदर या साल खत्म होने के बाद भी, लेकिन एजीएम से पहले पहले इस पीरियड में डिक्लेयर किए हुए डिविडेंड को हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। मतलब इस पीरियड में, ये साल भर में या साल खत्म होने के बाद भी, लेकिन एजीएम से पहले पहले जो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया उसे हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। एक तो आप एजीएम में जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हो, साल खत्म होने के बाद जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो आप फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करते हो। कभी कभी आपने सुना है ऐसा कि कंपनी क्वार्टरली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कंपनी का एक क्वार्टर मान लो बहुत ही अच्छा गया है, तो कंपनी ने खुश होकर साल के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। या मान लो कंपनी के 2 क्वार्टर्स बहुत अच्छे गए हैं, तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया साल भर के अंदर, राइट? या साल खत्म होने के बाद
लेकिन एजीएम से पहले पहले, एनुअल जनरल मीटिंग के पहले पहले कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया, यहां पे डिविडेंड डिक्लेयर किया हो सकता है, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? इंटीरिम डिविडेंड। अब ये कैसे डिक्लेयर होता है, कहां से डिक्लेयर होता है, कहां के प्रॉफिट से डिक्लेयर होता है, ये आप डिविडेंड के चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होता है फाइनल डिविडेंड जो एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है, साल भर में या साल खत्म होने के बाद लेकिन एजीएम से पहले जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो उसे कहते हैं इंटीरिम डिविडेंड। तो कहता है डिविडेंड इंक्लूड्स इंटीरिम डिविडेंड। अब मैडम इंटीरिम डिविडेंड का क्या सोर्स होता है, कहां से दिया जाता है, ये अभी नहीं बताऊंगी, ये अपने डिविडेंड के चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा एक पूरा चैप्टर ये डिविडेंड पे, तब हम पढ़ेंगे। अभी आप इतनी बात समझ जाएंगे जो मैंने आपको बताया। एक हो गया फाइनल डिविडेंड जो एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है, एक हो गया इंटीरिम डिविडेंड जो साल भर में या साल खत्म होने के बाद लेकिन एजीएम से पहले डिक्लेयर किया हुआ डिविडेंड होता है इंटीरिम डिविडेंड। मैडम फाइनल डिविडेंड कंपलसरी होता है ना? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, गीता पूछ रही है मैडम हर कंपनी को कंपलसरी है ना एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर करना, फाइनल डिविडेंड? मेरे को एक बात बताओ, कंपनी को लॉस हो गया, जरूरी है कंपनी डिविडेंड देगी? बताओ गीता, या सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं बताओ। गीता मुझसे पूछ रही है मैडम कंपलसरी है क्या डिविडेंड देना? अरे भाई कंपनी अच्छा नहीं कर रही, कंपनी को लॉस हो गया, अब कहां से देगी पैसा, बताओ। या कंपनी ने किसी साल बहुत प्रॉफिट नहीं कमाया, तो कंपनी नहीं देना चाहती डिविडेंड, तो जरूरी है क्या देगी? नहीं, जरूरी नहीं है डिविडेंड देना। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इधर आ जाओ, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? अब ये तुम खुद पढ़ोगे, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। डॉक्यूमेंट देखो, ऐसा बोला है ना, हर कंपनी को बुक्स, पेपर, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स वगैरह क्या करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। तो मैडम डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कंपनी को कोई नोटिस आया, कंपनी पे कोई समन इशू हुआ, मतलब कंपनी नोटिस ही होता है, समन देना मतलब कंपनी को समन किया गया, लेट से कोर्ट ने बुलाया है, बुलावा भेजा है कंपनी को कि आओ हमारे सामने, तो दैट इज समन इशू हुआ है, नोटिस इशू किया गया है। रिक्विजिशन, ऑर्डर, डेक्लरेशन, फॉर्म, रजिस्टर, वेदर इशूड, सेंट और केप्ट इन द परसुएंस ऑफ द एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर कंपनी के ऊपर कोई ऑर्डर इशू किया गया है, कोई नोटिस इशू किया गया है, कंपनी जो खुद रजिस्टर मेंटेन करती है, कंपनी कोई डेक्लरेशन दे रही है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। हो सकता है पेपर फॉर्म में मेंटेन हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन हो, किसी भी फॉर्म में मेंटेन हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, एनी रजिस्टर, एनी डेक्लरेशन जो कंपनी दे रही है आरओसी को, कोई भी नोटिस जो कंपनी पे आ गया, कोई भी ऑर्डर जो कंपनी पे आया, कोई भी समन जो कंपनी पे इशू किया गया है, वो सब क्या होता है? सब क्या होता है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब पेपर, ऐसा पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। सिंपल बात है। ठीक है, ओके। अब ईसॉप क्या होता है? इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मुझे बताओ तुम लोगों ने ईसॉप वर्ड पहले सुना है क्या? सारे बच्चे बताएंगे। तुम लोग ने ये वर्ड ईसॉप पहले सुना है? इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन सुना है क्या? ऐसा तुमने सुना है स्टार्टअप कंपनीज ईसॉप्स इशू कर दे रही है? तुमने ईसॉप वर्ड पहले सुना है क्या मार्केट में, या कहीं पे भी पढ़ा हो सकता है? पढ़ा है, सुना होगा, पढ़ा भी नहीं तो सुना होगा कहीं पे, सुना है मैडम। कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं मैडम ऐसे कोई बहुत ज्यादा तो नहीं पता ईसॉप के बारे में, लेकिन सुना जरूर है। तो मैं अब आपको बताती हूं बेटा ईसॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ मैडम, व्हाट डू यू मीन बाय ईसॉप्स? लेट्स से बेटा ये एक एम्प्लॉय है मेरे कंपनी का, ठीक है, ये आदमी ने 2021 में 1 जनवरी 2021 में मेरे कंपनी को ज्वाइन किया। ये एम्प्लॉय ने जनवरी 21 में मेरे कंपनी को ज्वाइन किया है। ठीक है, ओके। अब ये एम्प्लॉय है ना, बहुत ही स्मार्ट एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय बहुत ही हार्डवर्किंग एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय बहुत ही केपेबल एम्प्लॉय है, बहुत होशियार एम्प्लॉय है। आजकल मुझे बताओ मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्या?
हर कंपनी चाहती है कि हमारी कंपनी में तगड़े एम्प्लॉइज हो, हमारे कंपनी में हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज हो, हमारे कंपनी में केपेबल एम्प्लॉय हो, हर कंपनी चाहती है। तो आपके मन में ये डर है कि ये एम्प्लॉय कहीं आपका कंपनी छोड़ के ना चले जाए, इसको तो बहुत ऑप्शन आ जाएंगे, मार्केट में सब इसको बुला रहे हैं, ये तो छोड़ के चला जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? तो कंपनीज के मन में डर है। कंपनीज ऐसे एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखना चाहती है। कंपनी चाहती है कि ऐसे एम्प्लॉयज आपके ऑफिस में बने रहे, छोड़कर ना जाए। तो कुछ तो लालच देना पड़ेगा। एक बात बताओ मुझे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी में एक एम्प्लॉय बना रहे तो तुम उसे कोई तो इंसेंटिव दोगे। तो बेसिकली ईसॉप्स क्या होते हैं? लेट्स इसने 2020 में ज्वाइन किया, मैंने इसके काम को देखा, बढ़िया काम करता है, तो मैंने 1 जनवरी 21 को इसको क्या किया बेटा, एक ऑप्शन ग्रांट किया। मतलब मैडम, मैंने इसे बोला कि अगर तुम कंपनी में बने रहते हो, लेट्स से फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, अगर तुम 2 साल तक कंपनी में बने रहते हो तो मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूं। मैंने इस एम्प्लॉय को बुला के बोला, अगर तुम इस कंपनी में नेक्स्ट 2 सालों के लिए, नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए अगर तुम इस कंपनी में बने रहते हो तो मैं तुमको एक ऑप्शन दूंगी कि 2 साल बाद, दैट इज 1 जनवरी 23 को, 2 साल बाद अगर तुम कंपनी में बने रहे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा। क्या? कि आप कंपनी के लेट्स से 1000 शेयर्स को एट द रेट ऑफ 10 रुपीज परचेज कर सकते हो। मैंने बोला कि अगर तुम कंपनी में बने रहे फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, नेक्स्ट 2 सालों तक अगर तुम कंपनी में बने रहे तो मैं तुम्हें एक ऑप्शन दूंगी कि 1 जनवरी 23 को, दैट्स इट, 2 साल बाद, चाहे कंपनी का मार्केट में शेयर हो 200 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का, चाहे मार्केट में शेयर्स कितने भी रुपए के होंगे, तुम इस डेट को क्या कर सकते हो, 1000 शेयर्स को 10 रुपए पे परचेज कर पाओगे, प्रोवाइडेड तुम 2 साल कंपनी में बने रहे। तो इसे, इस पीरियड को बोलते हैं बेटा वेस्टिंग पीरियड। मतलब तुमको 2 साल बने रहना है कंपनी में। तो ये डेट क्या हो गई, इसे कहते हैं एक्सरसाइज डेट। तुम इस दिन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर पाओगे, दैट इज 1000 शेयर 10 रुपए के भाव पे खरीद पाओगे। हो सकता है मार्केट में उस शेयर का भाव हो 500 रुपए, पर तुम क्या करोगे, 1000 शेयर को 10 रुपए पे खरीद पाओगे। तो ये एक तरह से लालच हो गया क्या एम्प्लॉय के लिए कि यार मैं 2 साल बने रहता हूं, 1000 शेयर में 10 रुपए के भाव पे खरीद पाऊंगा। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, ईसॉप। ये डेट क्या हो गई, ग्रांट डेट, जिस दिन मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या 1/1/23 को, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, 1 जनवरी 23 को तुम ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, डोंट वॉन्ट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, आपको नहीं खरीदने कंपनी के शेयर 10 रुपए, मेरे को नहीं खरीदने, मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना चाहती, तो क्या जरूरी है क्या, जबरदस्ती है क्या कि मैं एक्सरसाइज करूं? नहीं, ऑप्शन है बेटा, तुम चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम चाहो तो मत करो, हम तो तुम्हें एक ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है? तो इसे क्या कहते हैं, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो अब आप इधर आइएगा और इसको खुद पढ़िएगा। कहता है देखो, ईसॉप मतलब एक ऑप्शन जो आप अपने कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर, इंप्लॉइज को देते हो, या अपने होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी के इंप्लॉइज, डायरेक्टर, ऑफिसर्स को देते हो, ठीक है? इसमें आप डायरेक्टर, ऑफिसर, इंप्लॉइज को एक बेनिफिट देते हो, एक राइट देते हो कि आप परचेज कर सकते हो फ्यूचर डेट पे कंपनी के शेयर्स को एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। फ्यूचर डेट मतलब साल 23 में 10 रुपए पे आप कंपनी के 1000 शेयर को खरीद पाओगे। तो मतलब इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब आप अपने कंपनी के डायरेक्टर एम्प्लॉइज को या अपने होल्डिंग कंपनी के या सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दे रहे हो, आप उन्हें एक राइट दे रहे हो, हक दे रहे हो कि तुम फ्यूचर डेट पे प्री डिटरमाइंड प्राइसेस, जो आज मैं प्री डिटरमाइंड प्राइस बता रही हूं, फ्यूचर की डेट पे प्री डिटरमाइंड प्राइसेस पे हम आपको कंपनी के शेयर्स देंगे इतने। आप इस ऑप्शन, जो ये ऑप्शन मैं इंप्लॉय को दे रही हूं, इसे कहते हैं इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन। समझा? सक्षम आएगा बेटा। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगी, आज ही की क्लास में बताऊंगी, लेकिन लिटिल लेटर इन द क्लास, ठीक है? ओके, सारे बच्चों को समझा?
एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट एन ईसॉप इज? ईसॉप आप अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को देते हो सो दैट आज के डिटरमाइंड प्राइसेस पे, आज ही मैंने बोलिया 10 रुपए पे खरीद पाओगे फ्यूचर में, तो प्री डिटरमाइंड प्राइसेस पे फ्यूचर डेट पे कंपनी के शेयर्स को खरीद पाना, इसे कहते हैं ईसॉप। ओके, तो बेटा अनलिस्टेड है तो कंपनी फ्यूचर में लिस्ट होने वाली है ना, तभी तो आप ये ऑप्शन दोगे अपने ईसॉप्स का अपने एम्प्लॉइज को। ठीक है, चलो एवरीबडी ओके। मान लो कह रहा है, मान लो मैम कंपनी लिस्टेड है, तो मेरा एक प्लान है कि 1 साल में कंपनी लिस्ट हो जाएगी। लिस्ट होने के बाद कंपनी के शेयर्स इतने हो जाएंगे, तो आप कंपनी के शेयर्स को खरीद पाओगे इस 10 रुपए पे, जो मार्केट में पता नहीं कितने भाव पे होंगे। ठीक है, चलो ओके, तो इसे कहते हैं ईसॉप्स। मैडम एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे बेटा आप आगे जब पढ़ोगे ना, तो बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ आएगा क्या कि कंपनी को डेक्लेरेशन देना पड़ेगा साइंड बाय एन एक्सपर्ट। कंपनी को एक डेक्लेरेशन देना पड़ेगा जिस डेक्लेरेशन पे एक्सपर्ट का साइन होगा। तो अभी आपको चैप्टर नंबर 1 में ही ये बता रहा है कि एक्सपर्ट मतलब क्या। एक्सपर्ट मतलब कोई भी इंजीनियर, कोई भी वैल्यूअर, he can be a chartered accountant, he can be a company secretary, he can be a cost accountant, he can be any other person जिसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है टू इशू अ सर्टिफिकेट एज पर लॉ, मतलब जो सर्टिफिकेट इशू कर सके लॉ के, कानून के हिसाब से। जैसे ही कैन बी अ सीए, ही कैन बी अ सीएस, ही कैन बी एन एडवोकेट, ही कैन बी एन इंजीनियर, ही कैन बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट। जिसके पास भी पावर है सर्टिफिकेट इशू करने का, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपर्ट। अब आगे आप जब लॉ पढ़ोगे तो आपको समझेगा, बहुत जगह लिखा हुआ रहेगा कि इस एक्सपर्ट द्वारा इसे साइन करवाना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट मतलब जरूरी है क्या सीए ही हो? नहीं, ही कैन बी अ सीए, ही कैन बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट, ही कैन बी एन एडवोकेट, ही कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी, ही कैन बी एन इंजीनियर, ही कैन बी एनीबडी। कोई भी आदमी जो क्या इशू कर सके? सर्टिफिकेट, सर्टिफाई कर सके किसी चीज को, लॉ के, कानून के हिसाब से जो आदमी सर्टिफाई कर सके उसे कहते हैं एक्सपर्ट। ठीक है, ओके। तो आगे आएगा कि इट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय एन एक्सपर्ट, तो आपको पता होना चाहिए एक्सपर्ट मतलब कौन? सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, वैल्यूअर, इंजीनियर, एनीबडी हु कैन सर्टिफाई। ठीक है, ओके। चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? 2 क्लॉज 40, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 2 क्लॉज 41, ये भी आप पढ़ चुके हो। अभी आ जाइएगा फ्री रिजर्व्स के ऊपर। अब ये मुझे ज्यादा तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको ऑलरेडी पता है क्या फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? अकाउंट्स में तुमने पढ़ा होगा, बताओगे। हैव यू रेड अबाउट फ्री रिजर्व्स? रिजर्व्स आपको पता है, आपने अकाउंट्स में पढ़े होंगे रिजर्व्स। चलो बताओ मुझे, सभी बच्चे मुझे बताएंगे रिजर्व्स मतलब क्या होता है, फ्री रिजर्व्स मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में पढ़ा है? बताओ, चलो कमेंट्स में बताओगे। ट्वेल्थ में पढ़ा है। पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड, यस श्रेया, वेरी गुड, वेरी गुड। रिजर्व्स विच आर अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, वेरी गुड शिवम। तो फ्री रिजर्व्स मतलब जैसे जनरल रिजर्व हो गया, मतलब कहते हैं फ्री रिजर्व मतलब रिजर्व्स एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से रिजर्व्स ऑफ अ कंपनी मतलब जो फ्री हो। फ्री रिजर्व्स मतलब जो फ्री हो, जिनसे आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सको, जिन रिजर्व्स में से आप लोगों को डिविडेंड दे सको। जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो कंपनी डिविडेंड कहां से लेती है? फ्री रिजर्व से ले सकती है। फ्री रिजर्व मतलब ऐसे रिजर्व्स जिसमें आपने अपना कमाया हुआ पैसा सेट असाइड किया हुआ है, जो रिजर्व्स फ्री है, जिनसे आप लोगों को, शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्री रिजर्व्स। फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इधर से आप पैसा लेके डिविडेंड अनाउंस करके लोगों को डिविडेंड दे सकते हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया।
मतलब इधर से आप पैसा निकाल के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, प्रोवाइडेड दैट, अब मुझे एक बात बताना, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, एक काम करते हैं, एसेट और लाइबिलिटी को, उनकी कैरिंग अमाउंट को चेंज कर देते हैं, मतलब रीवैल्यूएशन कर देते हैं एसेट या लाइबिलिटी से, उससे कोई पीएनएल में सरप्लस जो जनरेट हो रहा है, आप एसेट लाइबिलिटी को रीवैल्यू करके उसको फेयर वैल्यू पे ला रहे हो, तो मतलब रीवैल्यूएशन हो रहा है। अगर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, आप एसेट्स को लाइबिलिटीज को उनके फेयर वैल्यू पे क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, उससे हो सकता है कोई प्रॉफिट दिखे पीएनएल में या कोई लॉस दिखे पीएनएल में। मुझे बताओ क्या ये फ्री रिजर्व्स हैं सारे बच्चे? रीवैल्यूएशन से, रीवैल्यूएशन रिजर्व जिसको हम बोलते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व, आपने अपने एसेट की रीवैल्यूएशन की, उसको फेयर वैल्यू पे लाया। मान लो लैंड जब आपने खरीदी थी बैलेंस शीट में दिख रही है 1 करोड़ रुपए की, अब वो लैंड आपने रीवैल्यू किया तो अब हो गई 2 करोड़ रुपए की, तो 1 करोड़ का मान लो प्रॉफिट दिख रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो रीवैल्यूएशन से रिजर्व क्रिएट हो रहा है, क्या ये फ्री रिजर्व होता है क्या? नहीं बेटा, ये अनरियलाइज्ड गेन्स है। ये नॉशनल, नॉशनल मतलब अनरियलाइज्ड गेन्स है, नॉशनल मतलब जो गेन्स तुमने सच में अर्न नहीं किए हैं, तो कहता है अनरियलाइज्ड गेन्स, नॉशनल गेन्स। जैसे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट को रीवैल्यू करके जो तुमने गेन्स अर्न किए हैं वो इन रिजर्व्स का पार्ट नहीं होते। फ्री रिजर्व्स डज नॉट इंक्लूड रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, ये आप, these are not treated as free reserves। ये तो आपने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा बेटा, तेजस सर ने आप लोग को बताया होगा। दिस प्रॉफिट इज एक्चुअली नॉट रियलाइज्ड, ये अनरियलाइज्ड गेन्स है। अनरियलाइज्ड गेन्स को चाहे आप कह दो नॉशनल गेन्स है, जैसे रीवैल्यू करने से अनरियलाइज्ड गेन्स, नॉशनल गेन्स, रीवैल्यूएशन से जो आपके नॉशनल गेन्स आ रहे हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व्स, ये फ्री रिजर्व्स नहीं होते, राइट? तो दे आर टू बी नॉट ट्रीटेड एज रिजर्व्स, समझा? तो फ्री रिजर्व मतलब जहां पे सच में तुमने जो रिजर्व, जैसे सच में तुमने कोई प्रॉफिट कमाया और उस प्रॉफिट को तुमने सेट असाइड कर दिया, अब इस रिजर्व में से आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो, तो ये हो गए फ्री रिजर्व। खाली बैठे क्या करें, कंपनी ने अपने एसेट लाइबिलिटी को रीवैल्यू कर दिया, उससे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो अनरियलाइज्ड गेन्स है, वो नॉशनल गेन्स है, वो इस रिजर्व का पार्ट, उससे क्या आप डिविडेंड दे सकते हो क्या? नहीं, तो दे आर नॉट फ्री रिजर्व्स। ठीक है, ओके, चलो समझा? ओके मैडम। तो मैडम इस पे कोई क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं बेटा, ये जनरल कॉमन सेंस की बातें हैं, ये तुम्हें अकाउंट्स में भी पढ़ोगे और तुम यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, ताकि आगे जब वर्ड यूज हो फ्री रिजर्व तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे पास टाटा मोटर के कुछ शेयर्स हैं, 10 शेयर्स हैं। लेट से मार्केट में टाटा मोटर का जो भाव हो गया वो बहुत ऊपर हो गया, लेट से 1000 रुपए हो गया, और अगर मैंने ये शेयर्स खरीदे थे 200 रुपए में, अगर मैं 1000 रुपए पे इसे बेच देती तो मैं कितना अर्न करती? 800 रुपए पर शेयर, 8000 रुपया गेन कर लेती, राइट? पर मैंने 1000 रुपए पे नहीं बेचा, तो ये मेरा क्या है, नॉशनल गेन। मतलब अगर मैं बेचती तो मैं इतना रुपया अर्न करती, पर क्या मैंने बेचा? नहीं, तो क्या सच में मैंने ये पैसा अर्न किया? नहीं, तो दिस इज अनरियलाइज्ड गेन्स, दीज आर नॉशनल गेन्स। नॉशनल, अगर बेचती तो इतना पैसा अर्न कर सकती थी, पर क्या मैंने बेचा और अर्न किया? नहीं, तो दीज आर नॉशनल अनरियलाइज्ड गेन्स। दीज, इसमें आपने कोई सच में पैसा कमाया है क्या? नहीं, तो दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ठीक है, ओके, चलिए एवरीबॉडी, ओके बेटा आ जाइएगा इधर। ओके, अब जीडीआर क्या होता है मैडम? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। बेटा ये आपको अभी नहीं बताऊंगी, चैप्टर नंबर 3 में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट जीडीआर का, कि मैडम जीडीआर क्या होता है। आई एम श्योर आप लोग काफी क्यूरियस हो गए, जीडीआर क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जीडीआर का, आईडीआर का, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ये क्या होते हैं, लेकिन अभी नहीं,
चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ेंगे। मैडम कल क्लास है क्या? मोटा मोटा मोटी तो है ही यार, कल क्लास है ही। वैसे कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, कहता मैडम कल क्लास है क्या? हाँ है, नको छुट्टी। ठीक है, ओके। मैडम गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट कंपनी? आपने ये भी पढ़ा हुआ है, जब 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल या स्टेट या पार्टली बाय सेंट्रल या स्टेट के पास हो तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। अगर गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है तो उसे भी गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। फिर आपने पढ़ा था कि अगर किसी कंपनी ने डीवीआर शेयर्स इशू किए हुए हैं तो हम ये 51% पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखेंगे, वोटिंग पावर को देखेंगे। सबको याद आ रहा है? ये आपको डिटेल में एक क्वेश्चन के साथ मैंने सॉल्व कराया था, राइट? तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अच्छा ये भी आपने पढ़ लिया था। होल्डिंग कंपनी मतलब कौन? होल्डिंग मतलब वो जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी हो, वन और मोर कंपनीज जिसकी सब्सिडरी हो उसे कहते हैं होल्डिंग। ठीक है, ओके। इशूड कैपिटल मतलब जो कैपिटल कंपनी इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। जैसे कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1,00,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने मान लो 50,000 शेयर्स को इशू किया, तो ये क्या हो गया? कंपनी का इशूड कैपिटल। मतलब जो कैपिटल कंपनी इशू कर चुकी है लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, वो हो गए इशूड कैपिटल। ठीक है, अब केएमपी क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। केएमपी में कौन कौन आता है फटाफट एक बार देख लो। सीईओ, एमडी, मैनेजर, सीएस, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, या ऐसे लोग जो बोर्ड के 1 लेवल नीचे है, कंपनी के साथ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, बोर्ड ने जिसे डेजिग्नेट किया है एज अ केएमपी तो वो केएमपी है। एंड सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ये तो आपने पढ़ लिया था केएमपी कौन होता है, राइट? ओके, क्या आपने ऑलरेडी ये भी पढ़ लिया है? बेटा बड़ी बड़ी डेफिनेशन तो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दी। लिस्टेड कंपनी क्या होता है सबको पता है, ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज लिस्टेड हो उसे लिस्टेड कहते हैं। लेकिन अमेंडमेंट आया, कुछ ऐसे कंपनीज जिनके कुछ ऐसे सिक्योरिटीज लिस्टेड है फिर भी वो लिस्टेड माने नहीं जाते। जैसे पब्लिक कंपनीज, आपने अपने इक्विटी को तो नहीं लिस्ट कराया, तुमने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा लिस्ट करा दिया, तुमने अपने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा लिस्ट करा दिया, या दोनों ही कर दिया। तुमने अपनी इक्विटी को लिस्ट किया क्या? नहीं। तुमने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब स्पेसिफिक ऑफर देकर लिस्ट करा दिया। क्या आप लिस्टेड माने जाओगे? नहीं। प्राइवेट कंपनीज तुम वैसे भी अपने इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं करा सकते, पर आपने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा इशू किए और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लिए, क्या आप लिस्टेड माने जाओगे? नहीं। पब्लिक कंपनीज, आपने अपने इक्विटी को तो लिस्ट नहीं किया इंडिया में, पर बाहर के जूरिसडिक्शन से बाहर फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा लिया, तो क्या आप इंडिया में लिस्टेड माने जाओगे? इंडिया में तुम्हारे इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है क्या? नहीं। बाहर है तो क्या इंडिया में तुम लिस्टेड हो? नहीं। ठीक है एवरीबडी, आपने ये पढ़ लिया था, मैंने आपको ऑलरेडी ये डेफिनेशन अच्छे से समझा दी थी, अभी बस रिवाइज करवा दी। चलो अभी हम क्या पढ़ेंगे? मैनेजर एंड एमडी। पहले एमडी पढ़ते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मैनेजर पढ़ेंगे। ओके चलिए, ओके मैडम पढ़े बेटा? अच्छा मुझे 2 मिनट दोगे? एक काम करो, इसे आप रीड करो, मैं 2 मिनट में आ रही हूं। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स, टिल देन यू रीड दिस, फिर मैं आपको आके समझाती हूँ। ठीक है, 2 मिनट दोगे मुझे?
ऑल राइट, वी आर बैक। चलिए जी, ऑल राइट। पढ़ा आप लोग ने? एमडी का मतलब क्या होता है? पढ़ा बेटा? तो सुनना मैडम, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? कौन बनता है एमडी? बेटा मैडम, एमडी होता कौन है? मैम हमको इतना, आप क्या, हम आपको इतने सिंसियर लगते हैं? अच्छा, मतलब तुम लोग, मैं उठ के जाती हूँ तो तुम लोग रिले चलाने लग जाते हो, हैं इधर उधर टाइम पास करते हो। इधर आ जाओ। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब कौन? बेटा एमडी मतलब वो होता है जो पूरे बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एमडी मतलब, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब वो आदमी जो पूरे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हो गया एमडी। तो एमडी होने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है क्या? मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम में ही डायरेक्टर है भाई। तो मतलब एमडी बनने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको सबसे पहले तो डायरेक्टर होना पड़ा, डायरेक्टर बनना पड़ा, राइट? ओके। हु बाय द वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, मतलब या तो देखो कंपनी के आर्टिकल्स में, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपका नाम एज अ एमडी रख दिया, ठीक है, आपके नाम, आपको एमडी बना दिया कंपनी के आर्टिकल्स में। या फिर एन अग्रीमेंट विद द कंपनी, तुमने कंपनी के साथ अग्रीमेंट एंटर किया और तुम कंपनी के एमडी बन गए। या फिर जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके, जनरल मीटिंग में डिसीजन लेके रेजोल्यूशन पास करके तुम्हें एमडी बना दिया गया। या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें क्या कर दिया? एमडी बना दिया। तो कहता है एमडी कैसे बन सकता है आदमी? इधर आओ। एमडी बनने के लिए सबसे पहले डायरेक्टर होना पड़ा, या तो बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में एओए में तुम्हारा नाम लिख के तुम्हें एमडी बना दिया, या तुम्हारे साथ अग्रीमेंट एंटर करके तुम्हें एमडी बना दिया गया, या जनरल मीटिंग में डिसीजन लेके रेजोल्यूशन पास करके तुम्हें एमडी बना दिया गया, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें क्या कर दिया? एमडी बना दिया। एंड इज एंट्रस्टेड विद, इस आदमी के पास क्या है? सब्सटैंशियल पावर है मैनेजमेंट करने की कंपनी के अफेयर्स को। मतलब कंपनी के काम काज को मैनेज करने की इस आदमी के पास सब्सटैंशियल पावर है। सब्सटैंशियल पावर मतलब क्या होता है? 90%, ऑलमोस्ट 90%, ऑलमोस्ट 90%। सब्सटैंशियल मतलब बहुत ज्यादा बड़ी पावर है। किसको? कंपनी के। सब्सटैंशियल मतलब 90% पावर है कि ये कंपनी के कामकाज को क्या कर सकता है? मैनेज कर सकता है। अब सुनना, इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, कहता वो डायरेक्टर जो एमडी की पोजीशन लिया हुआ है, पर अगर आप उसे कोई दूसरे नाम से भी बुलाते हो, जैसे मान लो प्रेसिडेंट के नाम से भी बुलाते हो, पर उसके पास अगर सब्सटैंशियल पावर है कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने की, तो उसको भी क्या बोलेंगे? एमडी। कहता है देखो, अगर कोई ऐसा आदमी जिसके पास, जो डायरेक्टर है और जिसके पास सब्सटैंशियल पावर है कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने की, फिर अगर आप उसे कोई दूसरे नाम से भी बुलाओ तो हुआ तो वो एमडी ही। सारे बच्चों को समझा? तो मतलब एमडी मतलब कौन होता है? कहता है एमडी मतलब वो डायरेक्टर जिसको या तो आपने उसका नाम आर्टिकल्स में लिखकर, या उसके साथ अग्रीमेंट एंटर करके, या जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिसे एमडी बना दिया, जिसके पास सब्सटैंशियल पावर है, ऑलमोस्ट 90%, मतलब बहुत ज्यादा पावर है कंपनी के अफेयर्स को क्या करने की? मैनेज करने की। उसे हम कहते हैं एमडी। कहता है ऐसा कोई डायरेक्टर इंक्लूड्स, कहता है ऐसा कोई डायरेक्टर जिसके पास ये सेम पावर है एमडी वाली, तो आप अगर उसे कोई दूसरे नाम से भी बुलाओ, जैसे मान लो प्रेसिडेंट नाम से भी बुलाओ, तो भी वो क्या ही है? तो भी वो एमडी ही माना जाता है। सारे बच्चों को समझा? एक कंपनी में देयर कैन बी मोर देन वन एमडी। यस, सारे बच्चों को समझा गया? ओनली अ डायरेक्टर कैन बिकम अ मैनेजिंग डायरेक्टर। और कैसे मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है ये आपको समझ गया एवरीबडी? ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब ये क्या कह रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज,
पावर टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ऑफ रूटीन नेचर। कहता है अगर मान लो किसी के पास पावर है रूटीन नेचर के काम करने के, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है रूटीन नेचर के काम करने की, जैसे पावर टू अफिक्स कॉमन सील ऑन द डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन सील लगाने का पावर होना, कंपनी के नाम पे चेक काटने का पावर होना, कंपनी के नाम पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करने का पावर होना, टू साइन एनी सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, शेयर सर्टिफिकेट करने का, शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करने का पावर होना, शेयर सर्टिफिकेट का ट्रांसफर या डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर, शेयर के ट्रांसफर को रजिस्टर करने का पावर होना। कहता है इसको हम सब्सटैंशियल पावर नहीं कहते, ये जो काम है ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम है, इन्हें हम सब्सटैंशियल पावर्स नहीं कहते। कहता है ना एमडी के पास सब्सटैंशियल पावर है, तो कहता है सब्सटैंशियल पावर में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम करने का पावर है ये सब्सटैंशियल पावर इसको नहीं कहलाते। कि अगर मेरे पास कंपनी का कॉमन सील लगाने का पावर है, मैं कंपनी के नाम पे चेक काट मतलब कंपनी का चेक मैं काट सकती हूँ, या कंपनी के नाम पे मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकती हूँ, या कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे मैं साइन कर सकती हूँ, या कोई आदमी शेयर को ट्रांसफर कर रहा है तो मैं उसे रजिस्टर करवा सकती हूँ, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम है। ये रूटीन नेचर का एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम है, इसे सब्सटैंशियल पावर नहीं कहते। समझा एवरीबडी? मेरे पास मान लो पावर है कि मैं कंपनी का कॉमन सील, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे मैं कॉमन सील लगा सकती हूँ। मेरे पास पावर है कंपनी के बिहाफ पे मैं बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ कर सकती हूँ, एंडोर्स कर सकती हूँ। मेरे पास पावर है मैं कंपनी का चेक काट सकती हूँ, कंपनी के नाम पे मैं चेक काट सकती हूँ। मेरे पास पावर है कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करने का, या अगर कोई आदमी अपने शेयर को किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर रहा है तो मेरे पास पावर है रजिस्ट्रेशन को, ट्रांसफर को रजिस्टर करवा देने का। मुझे बताओ क्या ये सब्सटैंशियल पावर होते हैं? नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के पावर है, इन्हें हम सब्सटैंशियल पावर्स नहीं कहते। ठीक है, ओके, सारे बच्चों को समझा? तो इसे कहते हैं बेटा एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब वो आदमी जो पूरे के पूरे बोर्ड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एमडी मतलब वो आदमी जो डायरेक्टर हो, जिसे या तो उसका नाम आपने आर्टिकल्स में लिखकर उसे एमडी बना दिया, या उसके साथ अग्रीमेंट में एंटर करके, या जनरल मीटिंग में डिसीजन लेके रेजोल्यूशन पास करके, या फिर आपने आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे एमडी बना दिया जिसके पास सब्सटैंशियल पावर्स है, किसको, कंपनी के काम काज अफेयर्स को मैनेज करने का। अब कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के जो पावर्स होते हैं, कॉमन सील लगाने का, चेक ड्रॉ करने का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करने का, या फिर शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करने का, कहते हैं ये सब रूटीन नेचर का पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का पावर है, इसे सब्सटैंशियल पावर नहीं मानते। सब्सटैंशियल पावर मतलब कंपनी के कामकाज को मैनेज करने का पावर होना, उसमें छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का पावर इंक्लूड, मतलब ये अलग है। समझा? ओके, सारे बच्चे, एवरीबडी एवरीबडी समझा? हाँ जी मैडम। इसी के साथ साथ एक डेफिनेशन दी हुई है मैनेजर की। पहले तो मैं ये बता दूं, आपकी कंपनी में या तो एक मैनेजर होगा या फिर एक एमडी होगा। मतलब मैम एमडी का काम क्या, वर्क क्या होता है? बेटा साहिल अभी अभी पढ़ा, एमडी कंपनी के कामकाज को, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करता है। अभी अभी पढ़ा साहिल, डेफिनेशन में ही पढ़ा। काम क्या होगा एमडी का? एमडी मतलब वो डायरेक्टर जो कंपनी के अफेयर्स को, मतलब काम काज को मैनेज करे, और वो भी सब्सटैंशियल पावर है, बहुत ज्यादा पावर है इसके पास कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने की, कंपनी के कामकाज को ही मैनेज करता है। ये हो गया एमडी। अब बेटा या तो आपके कंपनी में मैनेजर होगा या फिर आपके कंपनी में एमडी होता है, दोनों साथ में नहीं होते। हो सकता है कंपनी में एमडी हो सकता है किसी कंपनी में मैनेजर हो, राइट? अब मैडम मैनेजर मतलब कौन? जैसे एमडी बनने के लिए तो डायरेक्टर होना जरूरी है, मैनेजर बनने के लिए क्या डायरेक्टर होना जरूरी है? नहीं। कहता है मैनेजर मतलब कोई भी इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल, डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हैज द मैनेजमेंट ऑफ होल, पूरा का पूरा, या सब्सटैंशियली द होल, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने का पावर है। मतलब मैनेजर मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा आदमी, इसके लिए डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। मैनेजर मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्शन के हिसाब से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल में क्या करता है, मैनेज करता है कंपनी के अफेयर्स को। या तो 100% अफेयर्स को मैनेज करता है होल,
या फिर सब्सटैंशियली द होल मतलब 99%, सब्सटैंशियली द होल मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा। तो मैनेजर मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जो बोर्ड के कंट्रोल, बोर्ड के डायरेक्शन के हिसाब से, बोर्ड के कंट्रोल में रह के कंपनी के अफेयर्स को या तो पूरा का पूरा, होल या सब्सटैंशियली द होल कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करे। कहता है ऐसा डायरेक्टर जिसके पास ये ऊपर वाला पावर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैनेजर ही बोलेंगे। चाहे आप उसे फिर किसी भी नाम से बुलाओ, चाहे आप उसे प्रेसिडेंट के नाम से ही क्यों ना बुलाओ, अगर किसी भी डायरेक्टर के पास ऊपर मेंशन किया हुआ अगर पावर है तो मतलब वो कंपनी का मैनेजर के पोजीशन पे है। फिर चाहे आप उसे कोई दूसरे नाम से ही क्यों ना बुलाओ, वो माना तो मैनेजर ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, मैनेजर मतलब कोई भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड, जो मैनेज कर रहा है सब्सटैंशियली द होल 99% या फिर पूरा का पूरा 100% अफेयर्स मैनेज कर रहा है कंपनी के, उसे कहते हैं मैनेजर। कहता है कोई भी डायरेक्टर हु इज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर, कोई भी डायरेक्टर जो वो मैनेजर वाला ही काम कर रहा है, तो चाहे आप उसे कोई दूसरे नाम से भी बुलाओ, मैनेजर ही माना जाएगा। वो वट एवर नेम तुम उसको बुला लो, पर है तो वो मैनेजर ही। तो एक कंपनी में या तो मैनेजर होगा या तो एमडी होगा, राइट। एक कंपनी में हो सकता है कोई, किसी कंपनी में कोई मैनेजर हो सकता है किसी कंपनी में कोई एमडी हो। ठीक है, एवरीबडी मैनेजिंग डायरेक्टर। बेटा शिप्रा, एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है ना, मैनेजर के लिए जरूरी नहीं है तुम डायरेक्टर हो, तुम कोई भी आदमी हो सकते हो। यू कैन बी अ पर्सन हु इज नॉट अ डायरेक्टर ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, एवरीबडी समझा, एवरीवन, वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, या तो आपने उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हुआ हो सकता है, या जरूरी नहीं है किया हुआ हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हो उनके साथ, हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ना एंटर किया हो इसके साथ, इसमें क्या नहीं समझा अंकित। चलो, एवरीबडी सबको समझा, मैनेजर या एमडी के बीच का फर्क सिंपल है। एमडी के लिए जरूरी है डायरेक्टर ही हो। अब एमडी कैसे बनता है, या तो आर्टिकल्स में उसका नाम लिखा हो, या आपने उसके साथ कोई एग्रीमेंट एंटर किया हो, या आपने जनरल मीटिंग में डिसीजन लेके उसे एमडी बना दिया हो, या बोर्ड ने उसे एमडी बना दिया हो, जो क्या करता है, कंपनी के कामकाज को मैनेज करता है। सब्सटैंशियल पावर है, बहुत ज्यादा बड़ा पावर है कंपनी के कामकाज को मैनेज करने का, हो गया एमडी। अब मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टर हो, आप कोई भी आदमी हो सकते हो। बोर्ड के कंट्रोल में रह के, बोर्ड के कंट्रोल में रह के जो क्या करते हैं, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं। या तो सारे के सारे अफेयर को मैनेज करते हैं, 100% अफेयर्स को मैनेज करते हैं, या सब्सटैंशियली द होल 99% अफेयर्स को मैनेज करते हैं। तो ये कौन हो गए, मैनेजर हो गए। करेक्ट, सिंपल, एवरीबडी। तो कहता है डायरेक्टर अगर कोई ऐसी मैनेजर वाली पोजीशन पे बैठा हो, फिर आप उसे किसी दूसरे नाम से बुलाओ, माना तो वो मैनेजर ही जाएगा, चाहे आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हो या ना एंटर किया हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके मैडम, हु इज द सुप्रीम अमंग दीज टू? बेटा कोई सुप्रीम वाला बात नहीं है, मैंने बोला कंपनी में या तो मैनेजर होगा या तो एमडी होगा। अगर कोई कंपनी में मैनेजर है तो मैनेजर क्या कर रहा है, सारे बड़े बड़े मेजर डिसीजंस ले रहा है। दोनों का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, एमडी का भी वही काम है, मैनेजर का भी वही काम है। एक कंपनी में या तो एमडी होगा या तो मैनेजर होगा, दोनों एक साथ नहीं होते। दोनों का काम ही है कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने का। अब ये जो मैनेजर है ये हाई लेवल डिसीजंस में इन्वॉल्व होता है, हाई लेवल डिसीजंस लेता है, कंपनी के सारे मेजर डिसीजंस आप लेते हो। एमडी क्या हो गया, जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करे, जिसके पास सब्सटैंशियल पावर हो। ठीक है, एक से ज्यादा एमडी हो सकते हैं क्या कंपनी में, हाँ, पर एक से ज्यादा मैनेजर हो सकते हैं क्या कंपनी में, नो, देयर कैन बी ओनली वन मैनेजर इन अ कंपनी। ठीक है, ओके। मतलब अगर तुमको सरल भाषा में बोलूं, एमडी मतलब वो आदमी जो बोर्ड को रिप्रेजेंट करे डे टू डे बेसिस पे, इसके पास सब्सटैंशियल पावर है, कंपनी के अफेयर्स को ये मैनेज कर सकता है, कंपनी के कामकाज इसके हिसाब से होते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा पावर है, ये बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है इन डे टू डे एक्टिविटीज। अब डे टू डे एक्टिविटीज में कंपनी इतना काम करती है, राइट। एक कौन आदमी है जो पूरे बोर्ड को रिप्रेजेंट करे डे टू डे एक्टिविटीज को लेकर, कौन आदमी जो रिप्रेजेंट करता है, जिसके पास पावर होना पड़ा, तो वो हो गया एमडी, जो पूरी की पूरी बोर्ड को डे टू डे एक्टिविटीज के लिए क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो आगे, जिसका फेस आगे है, सबसे आगे है, सब पूरी बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी के सारे एक्टिविटीज को लेकर, तो वो हो गया एमडी।
अब एमडी बनने के लिए डायरेक्टर होना जरूरी है, ठीक है? ओके, समझा? ओके मैडम, ठीक है, ओके। तो ये हो गया एमडी। चलो, मेंबर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्या होता है। हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, यू ऑलरेडी नो। मेंबर मतलब शेयर होल्डर। अब तुम हो सकता है शेयर्स को डीमैट फॉर्म में होल्ड करो, तुम हो सकता है जब कंपनी बन रही थी तब तुम्हारा नाम एमओए में लिखा गया और तुमने कंपनी के शेयर्स लिए, या तुमने बाद में राइटिंग में कंपनी को बोला था कि मुझे मेंबर बनना है, तो कंपनी ने तुम्हें शेयर्स अलॉट कर दिए और तुम्हारा नाम रजिस्टर में डाल दिया, तो ये हो गए मेंबर। मेंबर मतलब शेयर होल्डर। अब चाहे मैं शेयर्स को डीमैट फॉर्म में होल्ड करूं, चाहे जब कंपनी बन रही थी तो मेरा नाम एमओए में एज अ सब्सक्राइबर, एज अ शेयर होल्डर लिखा हुआ है, या मैंने बाद में कंपनी बनने के बाद में मैंने कंपनी को राइटिंग में रिक्वेस्ट किया था कि मुझे शेयर दे दो, तो कंपनी ने मुझे शेयर अलॉट कर दिए, मैं मेंबर बन गई और मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया आपने, तो इसे कहते हैं मेंबर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी को भी डाउट है क्या बेटा इस पॉइंट में? एवरीबडी, मेंबर समझ में आया बेटा क्या होता है? MEMBER, मेंबर, ठीक है। तुम डीमैट फॉर्म में शेयर्स होल्ड कर रखे हो क्या किसी कंपनी के? चलो तुम लोग मुझे बताओ, तुमने किसी भी कंपनी के शेयर्स को डीमैट फॉर्म में होल्ड कर रखा है? कोई ऐसा बच्चा है, मैडम हाँ मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, मैंने अपने डीमैट का एक अकाउंट खोला हुआ है और उस डीमैट अकाउंट में मेरे पास इस फलाने कंपनी के शेयर्स हैं, ऐसा कोई बच्चा है? जल्दी जल्दी बताएंगे। अच्छा, IRFC, चलो वेरी गुड। NHPC, नाइस। तो आप लोग क्या हो बेटा? मेंबर हो कंपनी के। तो तुम लोग क्या हो? मेंबर हो, शेयर होल्डर हो, तुम शेयर्स को डीमैट फॉर्म में होल्ड करते हो, तुम्हारा नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में एज अ बेनिफिशियल ओनर डला हुआ है। ये मैंने आपको बताया था, डिपॉजिटरीज इंडिया में 2 है, NSDL, CDSL। डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम लिखा लगा हुआ है एज अ बेनिफिशियल ओनर, तो तुम क्या हो गए बेटा? मेंबर हो गए, है ना? चलो वेरी वेरी गुड, ओके। हेलो मैम, वेयर इज अल्टीमेट CA's ऑफिस, वी वांट टू विजिट। बेटा रोज ही विजिट करते हो, हम ही ऑफिस है, हम ही ऑफिस है, हमें विजिट करते हो आप, है ना? आ जाओ। मैडम मेमोरेंडम क्या होता है? बेटा अभी नहीं बताऊंगी, ये चैप्टर नंबर 2 में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम, MOA, चैप्टर 2 में आप सीखोगे। MOA के कितने क्लॉजेस होते हैं, MOA क्या होता है, MOA क्यों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, इसका क्या पर्पस है, सब सीखोगे। कब? थोड़े दिन में, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है? अभी कल से ही चालू हो जाएगा चैप्टर 2, ठीक है? ओके। नेटवर्थ क्या होता है? ये आज की क्लास में लास्ट में करवाऊंगी आपको। नेटवर्थ पे थोड़ा और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको सिखाऊंगी कि व्हाट इज द नेटवर्थ। मतलब ये बुक का रटो मत तुमको समझ में आना चाहिए लॉजिक के बेसिस पे व्हाट इज नेटवर्थ। तो मैं तुम्हें ये नेटवर्थ का डेफिनेशन थोड़ी देर में एंड में करवाऊंगी, आफ्टर फिनिशिंग ऑल द डेफिनेशंस। चलो, नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नोटिफिकेशन? कई बार आपने पढ़ा है क्या, ऐसा लिखा होता है एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, ऐसे लिखा होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहां नोटिफाई करेगी? एज द गवर्नमेंट में नोटिफाई। नोटिफाई किधर होता है? नोटिफाई होता है ऑफिशियल गैजेट में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन किधर पब्लिश होता है? ऑफिशियल गजेट में। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ऑफिशियल गजेट क्या है। बेटा भारत में अगर कोई भी कानून आता है तो वो कानून किधर प्रिंट होता है? ऑफिशियल गजेटे में। ऑफिशियल गजेट में प्रिंट हो गया मतलब भारत पे लागू हो गया। ऑफिशियल गजेट में प्रिंट हो गया तो मतलब क्या हो गया बेटा? भारत पे लागू हो गया।
कोई भी कानून अगर आपको देश पे लागू करना है तो आपको किसमें प्रिंट करना पड़ेगा? ऑफिशियल गजेट में। अच्छा, कभी कभी कहीं पे लिखा होता है नोटिफाई, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तो गवर्नमेंट किधर नोटिफाई करती है? ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करती है। कहता है गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया, तो नोटिफिकेशन कहां पब्लिश होता है? ऑफिशियल गजेट में प्रिंट होता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी अमेंडमेंट आते हैं, टैक्स में इतने सारे अमेंडमेंट्स आते हैं या लॉ में इतने सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कंपनीज एक्ट में कोई अमेंडमेंट आया, तो ये अमेंडमेंट कहां नोटिफाई होता है? ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई होता है। ठीक है, वेयर डज इट गेट नोटिफाइड बेटा? जैसे कंपनीज एक्ट में हो सकता है आगे जाके बहुत अमेंडमेंट्स आए, तो अमेंडमेंट्स किधर नोटिफाई होंगे? ऑफिशियल गजेट में। दिस इज द राजपत्र, इसमें प्रिंट हो गया मतलब लागू हो गया। ठीक है, ओके ओके। मैडम ऑफिसर का मतलब क्या होता है? ऑफिसर, ये हमारे कंपनी के ऑफिसर है। ऑफिसर मतलब सब कोई, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो केएमपी हो, एनी अदर पर्सन जिसके डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड या कोई भी डायरेक्टर काम करे, वो क्या हो गया? ऑफिसर। ऑफिसर मतलब सबको ही ऑफिसर ही कहते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो की मैनेजेरियल पर्सन हो, बोर्ड के लोग हों, ऐसा आदमी जिसके कहने पे बोर्ड काम करे, वो सब कौन है? ऑफिसर्स हैं। अब जैसे लिखा होगा कंपनी के ऑफिसर, ऑफिसर मतलब कौन? ही कैन बी एनीबडी, ही कैन बी अ डायरेक्टर, ही कैन बी अ मैनेजर, ही कैन बी अ की मैनेजेरियल पर्सन, ही कैन बी एनी पर्सन जिसके कहने पे बोर्ड एक्ट करे, वो सब कौन है? ऑफिसर है। ठीक है, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, क्या ये हमने पढ़ा? कल चलकर अगर कंपनी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्या? 2 क्लॉज 60। ऑफिसर जो डिफॉल्ट में है वो मतलब कौन हो गया? मुझे एक बात बताओ, कल चलकर अगर कंपनी नॉन कंप्लायंस कर रही है कंपनीज एक्ट का, कॉलर किसका पकड़ा जाएगा? ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट का पकड़ा जाएगा। कौन होता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट? होल टाइम डायरेक्टर, या की मैनेजेरियल पर्सन, या अगर कंपनी में कोई केएमपी नहीं है तो मतलब ऐसा डायरेक्टर जिसको बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है कि तू सजा का पात्र होगा, और जिसने अपना कंसेंट दे दिया है कि ठीक है मैं सजा का पात्र हूंगा। पर अगर बोर्ड ने किसी को भी स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर सारे डायरेक्टर्स क्या होंगे? ओआईडी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे। कहता है ऐसा आदमी जो बोर्ड या केएमपी के इमीडिएट अथॉरिटी में काम करता है, मतलब बिल्कुल नीचे, बोर्ड केएमपी के नीचे काम करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंट्स रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की, फाइल करने की, जिसने पार्टिसिपेट किया या फेल्स टू टेक एनी एक्शन, जिसको पता था गड़बड़ हो रही है, जिसको पता था गलत काम हो रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब बोर्ड से एक कदम नीचे वाला आदमी जो कंपनी के बुक्स रिकॉर्ड वगैरह को मेंटेन वगैरह करता है, या तो उसने होने दिया अपनी आंखों के सामने, कोई एक्शन नहीं लिया, या उसने पार्टिसिपेट किया, तो वो भी क्या है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऐसा आदमी जिसके डायरेक्शन पे बोर्ड एक्ट करे, वो भी ओआईडी माना जाता है। ऐसा डायरेक्टर जिसको पता था गलत काम हो रहा है, या तो उसे कैसे पता था गलत काम हो रहा है? उसने भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट किया था, या उसे प्रोसीडिंग के बारे में पता था, मतलब मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है पता था, या उसने खुद ने पार्टिसिपेट किया है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, हालांकि अपना कंसेंट दिखा दिया, अपनी सहमति दे दी कि हाँ हाँ कॉन्ट्रवेंशन करो, तो ऐसा डायरेक्टर जिसको पता था गलत काम हो रहा है, या तो जिसने प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट किया था, अपनी सहमति दी है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, वो डायरेक्टर भी सजा का पात्र माना जाता है। शेयर इशू, शेयर ट्रांसफर के केस में जो लोग भी भागीदार थे, चाहे वो शेयर ट्रांसफर एजेंट हो, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे वो मर्चेंट बैंकर हो, कोई भी हो जो शेयर इशू या शेयर ट्रांसफर को लेके इन्वॉल्व थे इस गलत काम में, वो सारे सजा के पात्र माने जाएंगे। 2000 ओआईडी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ये हमने ऑलरेडी बेटा पहले पढ़ा हुआ है, आपको मैंने एक बार याद दिला दिया कि ओआईडी कौन होता है। ठीक है, समझा? ओके। अच्छा, 1 पर्सन कंपनी बेटा पता है हु इज अ, अच्छा मुझे बता, 1 पर्सन कंपनी मतलब अ कंपनी जिसमें एक ही आदमी एज अ मेंबर हो। मतलब मैंने एक कंपनी बनाई, कंपनी का नाम है दीपिका ओपीसी। अब इस कंपनी में सिर्फ मैं ही एक मेंबर हूं, मतलब 100% सारे शेयर्स दीपिका ओपीसी के किसके पास है? मेरे पास है। मतलब एक ही मेंबर है, एक ही शेयर होल्डर है, सारे शेयर्स एक ही आदमी के पास है और कोई आदमी के पास नहीं है।
उसे कहते हैं एक आदमी जब कंपनी बना पाए। मैडम ये ओपीसी का कॉन्सेप्ट क्यों आया? मेरे को एक बात बताओ, मैं नक्चड़ी हूं, मेरी किसी से नहीं बनती, बहुत पैसा है मेरे पास, मैं अकेले बिजनेस करना चाहती हूं, मैं कैसे करूं? अगर एक आदमी कंपनी बना ही नहीं पाता, मान लो मेरे को किसी पे विश्वास नहीं है, मैं अकेले काम करना चाहती हूं और कंपनी बना के काम करना चाहती हूं, तो मैं कैसे बनाऊं? अगर आपकी प्राइवेट कंपनी अगर आप बनाओ तो प्राइवेट कंपनी में भी मिनिमम 2 मेंबर होने पड़ते हैं। पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम 7 मेंबर होने पड़ेंगे। पर मैं तो अकेले काम करना चाहती हूँ, अकेले एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ। तो अकेले लोगों को जो अकेले काम करना चाहते हैं उनको एनकरेज करने के लिए बेटा ये कॉन्सेप्ट आया 1 पर्सन कंपनी का, जहां पे एक आदमी ही मेंबर है, सारे के सारे शेयर्स कंपनी के एक ही आदमी के पास है। अब इसमें आप आगे जाके पढ़ोगे, नॉमिनी वॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है, वो आगे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे। अच्छा, आनंद कुमार पाटिल, ओह दैट्स ग्रेट बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहे आनंद, अच्छे से बढ़िया से पढ़ते रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, अच्छा ही होगा सब कुछ, है ना। चलो आ जाओ, मेरे को एक बात बताओ बेटा, ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन, सारे बच्चे चैट में मुझे आंसर देंगे, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास नंबर 1 में। मुझे एक बात बताओ, रेजोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंपनी में 2 तरह की मीटिंग्स होती है, मैंने बताया था, बोर्ड मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग में मैंने बोला था एजीएम, ईजीएम, ये हो गई जनरल मीटिंग, जिसमें शेयर होल्डर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें शेयर होल्डर लोग आते हैं, अपना डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। बोर्ड मीटिंग सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। मीटिंग में क्या पास करते हो? मीटिंग में डिसीजन लेते हो। और डिसीजन कैसे लिया जाता है? डिसीजन पास करना मतलब कोई भी चीज डिसाइड करने के लिए, कोई भी चीज डिसाइड करने के लिए रेजोल्यूशन पास होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है? यहां पे अभी बोला है कि सेक्शन 114 में आपको बताएंगे ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं ओआर और एसआर में क्या फर्क है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब जितने भी लोग मीटिंग में प्रेजेंट है, जिन लोगों ने हां में वोट किया वो ज्यादा है, मेजॉरिटी, वो क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट है मीटिंग में, अगर 100 लोग प्रेजेंट है तो कम से कम 75% लोगों को फेवर में वोट देना पड़ेगा, तब वो डिसीजन लिया जाएगा। मैडम कंपनीज एक्ट में हर जगह लिखा हुआ है क्या? बेटा कंपनीज एक्ट में हर जगह लिखा हुआ है, जैसे कंपनीज एक्ट में हर जगह लिखा हुआ है कि अगर आप ये काम करना चाहते हो तो एसआर पास करना पड़ेगा, अगर आप ये काम करना चाहते हो तो ओआर पास करना पड़ेगा। कौन सा डिसीजन कैसे लिया जाएगा, कंपनीज एक्ट में हर जगह ये चीज स्पेसिफाइड है कि कौन सा डिसीजन आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ले सकते हो, कौन सा डिसीजन आप स्पेशल रेजोल्यूशन से लोगे, सारी चीज लिखी हुई है बेटा। लॉ मेकर्स ने सब कुछ बोला हुआ है, ये काम करना है तो ऐसे होगा, ये काम करना है तो ऐसे होगा। तो अभी तुम्हें पता है ओआर और एसआर क्या होता है, ठीक है? ओके, चलिए जी, ओके मैडम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पेड अप शेयर कैपिटल सबको पता है क्या क्या होता है? मैडम पेड अप शेयर कैपिटल मतलब अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज पेड अप, मतलब अमाउंट दैट इज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स। आपको पता है पेड अप मतलब, मैंने आपको बता दिया है वैसे तो, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? जितना अमाउंट पे हो गया, मैंने कॉल किया 10,000 शेयर पे 6 रुपए कॉल किए, तो मैडम पेड अप शेयर कैपिटल मतलब बेटा 10,000 शेयर्स पे 6 रुपए तो कॉल किए, कुछ लोगों के पास मेरे कंपनी के 500 शेयर्स थे जिन्होंने 6 रुपए नहीं दिए, तो वो मैं लेस कर दूंगी। कॉल्ड अप कैपिटल में से जितना पैसा मुझे नहीं मिला उसे क्या कहते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है? तो पेड अप मतलब एक्चुअल में जो पैसा तुम्हें क्रेडिट हुआ, एक्चुअल में जितना पैसा तुम्हें रिसीव हुआ, अमाउंट दैट इज क्रेडिटेड एज पेड अप, जितना शेयर्स पे तुम्हें पैसा मिल गया उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। बट जो पैसा तुम्हें रिसीव नहीं हुआ, 500 शेयर पे 6 रुपए नहीं मिले, वो पेड अप नहीं है, ठीक है? कॉल तो किया पर लोगों ने दिया नहीं, तो जितना अमाउंट मिल गया, क्रेडिट हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, वो हो गया पेड अप, ठीक है? ओके, जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया, वेरी गुड, एज सिंपल एज दैट। ओके चलो
मैडम पोस्टल बैलेट क्या होता है, ये थोड़ी देर में, अभी नहीं पढ़ाऊंगी, ये भी आगे आएगा चैप्टर 7 में। वो कॉल इन अरियर हो गया। यस शिप्रा। प्रिस्क्राइब्ड मतलब आपने पढ़ा है, जहां पे भी लिखा हो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो किधर प्रिस्क्राइब्ड होता है, रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड होता है। जहां पे भी एक्ट में लिखा है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो किधर प्रिस्क्राइब्ड होता है, रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड होता है ना। प्राइवेट कंपनी आप सबको पता है क्या होती है, एवरीबडी यू नो व्हाट अ प्राइवेट कंपनी इज। यस, एवरीबडी आपको पता है प्रमोटर कौन होता है, जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में लिखा हो, जो कंपनी के अफेयर्स को क्या करे, कंट्रोल करे, जिसके डायरेक्शन पे बोर्ड काम करे, वो हो गया प्रमोटर। मेरे कहने में बोर्ड काम करती है, मेरा नाम एज अ प्रमोटर एनुअल रिटर्न प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, मैं कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करती हूं, तो मैं कौन हो गई, प्रमोटर हो गई, है ना। ओके, पब्लिक कंपनी तुम्हें पता है क्या होता है, प्रोस्पेक्टस मैंने तुम्हें ओरली बताया था, डिटेल में नहीं बताया था, और मैं बताऊंगी भी नहीं। चैप्टर नंबर 3 में पूरा का पूरा चैप्टर है प्रोस्पेक्टस पे, तब हम प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर है प्रोस्पेक्टस पे। क्या होता है, रेड एयरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, अलग अलग टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, उसका डिटेल हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। चलो, अभी मैं आपको ब्रेक दूंगी, उसके बाद अब आपका कुछ ज्यादा बाकी नहीं है, ऑलमोस्ट हमने सब पढ़ा हुआ है अब इसमें। रिलेटिव, रिलेटेड पार्टी, स्मॉल कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कुछ कुछ और चीजें हैं वो हम लेंगे अभी। चलो अभी ब्रेक का समय है। ओके एवरीवन, ब्रेक का टाइम है। अच्छा मुझे बताओ, ब्रेक दूं कि पढ़ाई दूं, तुम क्या बोलते हो। मैम कुसुमा कह रही है मैम चैप्टर 1 का पूरा सेक्शंस याद करना है। कुसुमा को एक कुसुमा कह रही है मैडम एक बात बताओ, क्या सारे सेक्शंस याद करने होंगे क्या। मैम जो जो रेलेवेंट पॉइंट्स है उनके सेक्शन याद करने होंगे क्या। बेटा सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ रहे हो आप अभी, आप सिर्फ सेक्शन नंबर 2 ही पढ़ रहे हो, यू आर ओनली रीडिंग 1 सेक्शन। ये सारे एक ही सेक्शन में है, सारे के सारा एक ही सेक्शन है बेटा। क्या ये आपको क्लॉज नंबर याद रखना है क्या, नहीं, आप सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ रहे हो, सेक्शन नंबर 2, जिस सेक्शन में ये सारे डेफिनेशंस है, बाकी के ये क्लॉजेस है बेटा, ये याद रखने क्या तुमको, नको नहीं याद रखना है। अभी सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ रहे हो तुम लोग, डरा रहे हो मेरे को, सेक्शन 2 ही पढ़ रहे हो अभी, बाकी के क्लॉजेस हैं, क्लॉज नंबर याद रखने हैं क्या, नहीं, सिर्फ सेक्शन, एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2। चलो चलो एक काम करते हैं, आपको 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर हम वापस मिलेंगे, ठीक है। 5 मिनट्स ब्रेक, जब तक आप टाइम पास कर सकते हो। आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, और हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, जो जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है उसे हम अभी इस चैप्टर में खत्म कर देंगे, फिर ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी थोड़े एमसीक्यूज भी ले लें। ओके, वी विल ट्राई टू टेक एमसीक्यूज ऑल्सो, ओके, बिकॉज कुछ ज्यादा बाकी नहीं है आपके इसमें, हमने पढ़ा वही है, थोड़ा सा पढ़ने के बाद एमसीक्यूज भी ले लेंगे, ठीक है। ओके चलो, मैं आपको 5 मिनट बाद ज्वाइन करूंगी, जब तक मैं पानी वानी भर लेती हूँ, तुम लोग भी पानी वानी पिया करो, पीते हो कि नहीं पीते हो पता नहीं है मेरे को। एवरीबडी ड्रिंक वाटर, चलो एवरीवन कम ऑन, फिल योर बॉटल्स, ड्रिंक वाटर। आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स।
All right, everybody, we are back. आ जाओ बच्चों, everyone. ओहो, प्रांजल कह रहा है मैडम जस्ट रिसीव द बुक्स, ब्रेक में ही आई बुक्स डिलीवर करने. वेरी गुड बेटा. चलो बुक खोल के देखना, बढ़िया मजा आएगा आपको बुक खोलने से. बहुत ही प्यारी बुक्स है. समरी बुक खोल के ऐसा तुमको ऐसा दिल में फील होगा कि वाह क्या बुक बनाई है मैडम. बहुत ही प्यारी बुक्स है. चलिए आ जाइएगा सारे बच्चे, आ जाओगे. अरे यार मतलब चलो कोई बात नहीं, सारे बच्चे आ जाओगे. स्टार्ट करें बेटा. अब तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो गया होगा, मैं इस बात को अज्यूम करके चलती हूं. मैम बुक्स ही 5 kg से ऊपर लग रही है. अब बेटा इंटर की पढ़ाई है, क्या करें, हो सकता है आगे 6 kg भी हो जाए. तेरी एक नोटबुक भी तुम इंक्लूड कर दो, 6 kg हो जाएगा. उसका कोई वो नहीं है. किलो से मत नापो. अब गए वो दिन जब बाहर देखा करते थे बुक्स का, गया बेटा वो दिन. चलो एवरीबडी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्टर ऑफ कंपनीज. चलो रजिस्टर ऑफ कंपनीज, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे. रजिस्टर ऑफ कंपनीज मतलब क्या होता है? देखो, रजिस्टर ऑफ कंपनीज मेंटेन्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. बेटा आरओसी होता है ना, रजिस्ट्रार जो होता है आरओसी, रजिस्ट्रार पेपर फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक रजिस्टर मेंटेन करता है, वो होता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज. मतलब कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, जैसे मान लो मैंने एक कंपनी बनाई, एबीसी कंपनी, मेरी कंपनी बनी, तो मेरी कंपनी का नाम रजिस्ट्रार किस में लिख देगा? रजिस्टर ऑफ कंपनीज में. तो मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज मतलब क्या हो गया? ऐसा रजिस्टर जो रजिस्ट्रार पेपर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करता है. जब भी कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, आप उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में लिख देते हो. मान लो कोई कंपनी बंद हो गई, तो रजिस्ट्रार उसका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज से हटा देता है. तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज मतलब एक रजिस्टर जो आरओसी मेंटेन करता है. जब आपकी कंपनी बनती है तो आपका नाम रजिस्टर में लिख देता है, फिर जब आपकी कंपनी बंद हो जाएगी तो नाम हटा देगा. ठीक है, ओके. मैडम एक बात बताइए, रजिस्ट्रार कौन होता है? आप मुझे बताओ, क्या मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था क्या? ये हो गए आपका एमसीए. एमसीए ने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए भारत को 7 रीजन्स में बांटा. हर रीजन के हेड को कहते हैं आरडी. आरडी के नीचे होते हैं आपके ऑफिशियल लिक्विडेटर्स एंड आरओसी. याद है पहली क्लास में मैंने आपको बताया था. तो मैडम आरओसी मतलब कौन हो गया? रजिस्ट्रार मतलब कौन हो गया? रजिस्ट्रार मतलब वो आदमी जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में मदद करे. आप हर साल जिसको सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हो, वो हो गया रजिस्ट्रार. राइट. कंपनी को लेकर जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें फाइल करने हैं गवर्नमेंट के पास, वो किसके पास करते हो? आरओसी के पास करते हो. तो कहते हैं रजिस्ट्रार में सारे रजिस्ट्रार होते हैं, चाहे वो एडिशनल रजिस्ट्रार हो, ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो, डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, जो भी जिसकी भी ड्यूटी है रजिस्टर करने की, कंपनीज को लेके डॉक्यूमेंट्स आप जिनके पास फाइल करते हो. अब डेप्यूटी रजिस्ट्रार मतलब क्या हो गया? डेप्यूटी रजिस्ट्रार मतलब क्या हो गया? डेप्यूटी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को हेल्प करने के लिए आप कौन अपॉइंट करते हो? डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो गया. अब वैसे ही आप अगर बोलो असिस्टेंट रजिस्ट्रार मतलब कौन हो गया? जो रजिस्ट्रार को एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट, सुपरविजन के कामों में मदद करे. तो कहते हैं रजिस्ट्रार में सब आ जाते हैं, चाहे वो ज्वाइंट रजिस्ट्रार मतलब जिनके साथ मिलकर तुम काम करते हो, एडिशनल, ज्वाइंट, डेप्यूटी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सबको हम क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार ही कहते हैं. जो अलग अलग वेरियस काम कर रहे हैं, अलग अलग काम है. डेप्यूटी का, एडिशनल का, असिस्टेंट का अलग अलग इनका काम है सारे रजिस्ट्रार ही. ठीक है, ओके. चलो रिलेटेड पार्टी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. इसमें अंकित का एक पॉइंट है जो अंकित कल रेज कर रहा था, वो मैं करवाऊंगी लेकिन अभी नहीं. अभी आपने रिलेटेड पार्टीज ऑलरेडी क्या कर लिया है? मेरे साथ पढ़ लिया है. अब इधर आ जाओ, रिलेटिव की डेफिनेशन भी आप पढ़ चुके हो. रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है? मुझे एक बात बताओ. मुझे रेम्यूनरेशन मिलता है मतलब मनी या मनी का इक्विवेलेंट. अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करूंगी, अगर मैं कोई सर्विस दूंगी, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन. मतलब तुम किसी कंपनी में जाके काम करोगे तो बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन. मतलब पैसा या पैसे से इक्विवेलेंट कोई चीज तुम्हें मिलेगी
जो तुम्हें पास की जाएगी, जो सर्विस तुम रेंडर करोगे, आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, जैसे मैं किसी कंपनी में जाके कोई सर्विस दे रही हूं, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब मनी, या मनी के इक्विवेलेंट कोई चीज मिले, राइट? आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ेंगे आगे जाके, राइट? परक्यूजिट्स पढ़ा है क्या? अभी सैलरी का सैलरी स्टार्ट हो गया होगा तो आपने परक्यूजिट्स पढ़ा होगा। परक्यूजिट्स आपको गाबा सर पढ़ाएंगे बेटा। परक्यूजिट्स इनकम टैक्स एक्ट में परक्यूजिट्स, सैलरी का जब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम में 1 हेड है सैलरी, तो सैलरी में आप पढ़ेंगे परक्यूजिट्स क्या होते हैं। मैं नहीं पढ़ाऊंगी, गाबा सर आपको इनकम टैक्स एक्ट में बताएंगे परक्यूजिट्स क्या होते हैं। मतलब एडिशनल बेनिफिट, सैलरी के साथ साथ जो तुम्हें एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं वो हो गए परक्यूजिट्स। अब परक्यूजिट्स आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? ओके। पर्क्स, पर्क्स बोलते हैं ना जिनको, पर्क्स, पर्क्स मतलब एडिशनल बेनिफिट। सैलरी के साथ साथ तुम्हें घर भी मिल रहा है, मतलब सैलरी के साथ साथ तुमको एक क्वार्टर भी मिल रहा है रहने का, दैट्स परक्यूजिट्स। बेनिफिट्स, एडिशनल बेनिफिट्स, सैलरी के साथ साथ और एडिशनल बेनिफिट्स तुमको कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, दैट्स पर्क्स। पर्क्स आप पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट में। पर्क्स कैसे, क्या टैक्सेशन, उसका सारा पढ़ोगे आप, ठीक है? ओके। शेयर मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर मतलब शेयर कैपिटल कंपनी का, इंक्लूड्स स्टॉक, स्टॉक भी इंक्लूड हो जाता है। तो मैडम शेयर मतलब, शेयर और स्टॉक में फर्क क्या होता है? शेयर मतलब कंपनी का शेयर कैपिटल। अब मैडम स्टॉक क्या हो गया? कहता शेयर इंक्लूड स्टॉक। तो मैडम स्टॉक मतलब क्या होता है बेटा? कंपनी के कैपिटल को मेजर करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? शेयर्स। कंपनी के कैपिटल को मेजर करने की स्मॉलेस्ट यूनिट है शेयर। और मैडम स्टॉक मतलब क्या होता है? जब शेयर को आप एक बंडल में बांध दो, कुछ शेयर्स को आप एक बंडल में बांध दो, उसे कहते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब भी शेयर ही हुआ, पर स्टॉक मतलब कुछ शेयर्स को आपने एक साथ बंडल में टाई कर दिया, उसे कहते हैं स्टॉक। तो शेयर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपनी के शेयर कैपिटल को मेजर करने के लिए। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बेटा? शेयर। शेयर को, बहुत सारे शेयर्स को एक साथ आप एक स्टॉक में बांध देते हो, बंडल में बांध देते हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक। स्टॉक नहीं, स्टॉक कोई वाइडर टर्म नहीं है, स्टॉक भी शेयर ही है। शेयर को जब आप एक बंडल में टाई अप कर दो, उसे क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे, और कोई अलग दूसरी बात नहीं है। शेयर मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, और स्मॉलेस्ट यूनिट को आप एक साथ जब कंबाइन कर दो, उसे कहते हैं स्टॉक, और कोई बड़ी दूसरी बात नहीं है, ठीक है? ओके। स्टॉक मीन्स बंच ऑफ शेयर्स, यस, बंडल ऑफ शेयर्स, बंडल एक साथ बांध देना। जैसे एक तो देखो मैं ये बता रही हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं। एक तो मैं ये बता रही हूं, हमारे 5 शेयर्स किसके पास है? मिस्टर ए के पास है। फिर 15 शेयर किसके पास है? मिस्टर बी के पास है। फिर हमारे 1500 शेयर किसके पास है? मिस्टर सी। तो ये क्या शेयर्स हो गए। स्टॉक मतलब क्या हो गया? मैं अब ऐसे लिख रही हूं कि हमारे कंपनी के 5% शेयर्स किसके पास है? ए के पास है। 1% शेयर्स किसके पास है? बी के पास है। 15% शेयर किसके पास है? मिस्टर अंबानी के पास है। तो ये हो गया स्टॉक जैसे दिखाना, मतलब शेयर्स को आपने एक बंडल में डाल दिया, तो वो हो गया स्टॉक, ठीक है? ओके, ये हो गया आपका स्टॉक। चलो, स्मॉल कंपनी, बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, डिस्कशन नहीं करेंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी आपको पता है, ओवर सब्सक्राइब हो सकती है, अंडर सब्सक्राइब हो सकती है, वो पार्ट ऑफ कैपिटल जो सब्सक्राइब किया गया है। ओवर ज्यादा सब्सक्राइब भी हो सकता है, अंडर सब्सक्राइब भी हो सकता है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। सब्सिडरी कंपनी भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्या होता है। अब इधर आ जाओ, अब लास्ट की कुछ 3-4 डेफिनेशंस बाकी है, इनको हम पढ़ेंगे। नीचे से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुकोगे, मेरे फोन में ना बेटा चार्ज खत्म हो रहा है। अब मैं क्या करूंगी, एक बार चार्जर लेकर आती हूँ, नहीं तो मुझे आपके मैसेजेस नहीं दिखेंगे। गिव मी अ मोमेंट प्लीज।
ऑल राइट, चलो, ओके ओके, इधर आ जाओ बेटा। वोटिंग राइट्स क्या होते हैं? मेरे को एक बात बताओ, वोटिंग राइट मतलब मेंबर्स का राइट टू वोट इन अ मीटिंग, उसे कहते हैं वोटिंग राइट। मेरे पास अगर कंपनी के 1500 शेयर्स हैं, एक शेयर पे एक वोट है, तो मेरे पास 1500 वोट्स करने का पावर है। मेरे पास वोटिंग राइट्स हैं, कितने? 1500 वोट्स में दे सकती हूँ। मेरे पास अगर कंपनी के 1500 शेयर है, एक शेयर पे एक वोट है, तो मेरे पास वोटिंग राइट्स है। अगर मेरे पास कंपनी के शेयर्स होते हैं तो मतलब मेरे पास वोटिंग राइट्स होता है। दिस इज द वोटिंग राइट्स दैट आई हैव 1500 वोटिंग राइट्स, मतलब मैं 1500 वोट्स डाल सकती हूँ। 1500 वोट्स मेरे पास कैपेबिलिटी है करने की। मैडम पोस्टल बैलेट क्या होता है बेटा? वो अभी नहीं बताऊंगी, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगी पोस्टल बैलेट क्या होता है। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अनलिमिटेड कंपनी मतलब जहां मेंबर्स की लाइबिलिटी पे कोई लिमिट ना हो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। टर्नओवर का मतलब भी तुम्हें पता है, टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स। अगर मैं बेसिकली बताऊं, टोटल सेल्स जो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखती है, फ्रॉम द सेल, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, या जो भी सर्विसेज तुम प्रोवाइड करते हो। साल में तुमने अगर मान लो 10,000 प्रोडक्ट्स बेचे, 100 रुपए के हैं वो प्रोडक्ट्स, तो ये तुम्हारी क्या हो गई? टर्नओवर। टर्नओवर मतलब पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी तुम्हारा टोटल सेल्स हुआ है, जो भी तुमने टोटल सप्लाई किया या कोई सर्विस प्रोवाइड की है, जितना भी टोटल तुमने रेवेन्यू जनरेट किया है, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, उसे हम कहते हैं टर्नओवर। जैसे मैंने 10,000 प्रोडक्ट 100 रुपए पे बेचे, तो ये मेरा क्या हो गया? टर्नओवर। मतलब जितना प्रोडक्ट्स मैंने बेचा या कोई सर्विसेज मैंने प्रोवाइड की, तो टोटल रेवेन्यू जो मैंने अर्न किया उसे कहते हैं टर्नओवर, ठीक है। ट्रिब्यूनल मतलब क्या हो गया? ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। आपको मैंने बताया था कंपनीज एक्ट की 3 मशीनरी बताई थी, जिसमें मैंने आपको एनसीएलटी बताया था। कभी भी अगर कंपनीज एक्ट को लेकर कोई कंफ्यूजन है, कभी भी कंपनीज एक्ट को लेकर कोई जजमेंट पास करना है, मैडम दो लोगों के बीच में अगर मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को, कंपनी को लेके, मतलब दो कंपनीज के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गई कंपनीज एक्ट के इंटरप्रिटेशन को लेके, तो मुझे बताओ आप किसके पास जाते हो? एनसीएलटी के पास जाते हो। मैंने कंपनी में पैसा लगाया, मान लो कंपनी ने मेरे साथ धोखा किया, तो मैं किसके पास जाती हूँ? एनसीएलटी, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास होता है, जो कंपनीज एक्ट को इंटरप्रिटेशन करने में, उसको लेके जजमेंट पास कौन करता है? एनसीएलटी, ठीक है, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोटल वोटिंग पावर, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल वोटिंग पावर? कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, एक शेयर पे एक वोट है, तो मुझे बताओ टोटल वोटिंग पावर कितना होगा? एवरीबडी, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जिन्हें कास्ट किया जा सकता है। एक शेयर पे अगर एक वोट आपको देने का राइट है, कंपनी के 1,00,000 शेयर्स हैं, तो टोटल वोटिंग पावर मतलब कितना हुआ? बताओ कितना हुआ टोटल वोटिंग पावर? सारे बच्चे बताओगे, एक कंपनी में 1,00,000 शेयर्स हैं, 1,00,000 वोट हुए मैडम, वेरी वेरी सिंपल है ना, 1,00,000 वोट, ओके। अब मैडम ये क्या होता है? प्रॉक्सी, पोल पे वोट करना, ये सब अभी आपको नहीं बताया जाएगा। ये सारी चीजों पे सेपरेट सेक्शंस है जो हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में आएगा कि प्रॉक्सी क्या होता है, पोल पे वोट करना क्या होता है, ये सारा चैप्टर नंबर 7 में आएगा, ओके। अब क्या बचा है आपका? स्वेट इक्विटी शेयर बचा है, ठीक है। आज की क्लास में हमने ईसॉप्स भी पढ़ा था क्या? तो मैडम स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर्स? स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब क्या? किसी को पता है स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? मान लो वैसे ही इंप्लॉइज को एनकरेज करने के लिए जैसे ईसॉप्स इशू किए जाते हैं, वैसे ही स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब वो इक्विटी शेयर्स
जो कंपनी देती है बेटा अपने डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, या तो देखो कंपनी ने, ये आदमी है, ये एक एम्प्लॉय है, ये बहुत अच्छा काम करता है, तो कंपनी ने खुश होकर इसको 100 रुपए के शेयर को किस पे दे दिया, 60 रुपए पे दे दिया। तो मतलब कंपनी ने शेयर्स को डिस्काउंट पे दे दिया एम्प्लॉइज को, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइसेस पे दे दिया। या फिर मतलब ये तो हो गया फॉर कंसीडरेशन, सामने वाले से आप पैसा चार्ज कर रहे हो, डिस्काउंट पे शेयर इशू कर रहे हो। या फिर हो सकता है अदर देन कैश, सामने वाले ने आपको कोई नो हाउ प्रोवाइड किया, मतलब सामने वाले एम्प्लॉय ने आपको कोई टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की है, तो बदले में खुश होकर तुमने इक्विटी शेयर्स दे दिए। या सामने वाले ने आपके नाम पे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे दिया, मतलब आपके एम्प्लॉय ने कोई नया इन्वेंशन किया और उस इन्वेंशन का, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट्स कंपनी को दे दिया। मान लो एम्प्लॉय ने कोई नया इन्वेंशन किया कि हम एक ऐसी वॉशिंग मशीन बना दी जो बिना पानी के चलती है। अब ये इन्वेंशन, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एम्प्लॉय ने किसको दे दी, कंपनी को राइट्स दे दिए इसके। तो कंपनी खुश होकर उसे क्या कर रही है, इक्विटी शेयर्स दे रही है। या फिर उस एम्प्लॉय ने कंपनी के लिए कोई बहुत ही बड़ा वैल्यू एडिशन किया, बहुत ही बड़ा काम किया, तो कंपनी उसको बदले में क्या दे रही है, स्वेट इक्विटी दे रही है। तो मतलब स्वेट इक्विटी मतलब आप अपने पसंदीदा डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को जो हार्ड वर्किंग है, आप उन्हें इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। या तो इक्विटी शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइसेस पे दे रहे हो, सस्ते में दे रहे हो, 100 रुपए के शेयर्स आप 50 रुपए में दे रहे हो, डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हो। या फॉर अदर देन कैश, मतलब आप उनसे कोई कैश नहीं ले रहे हो, बदले में हो सकता है उन्होंने आपको कोई वैल्यू एडिशन प्रोवाइड किया हो, कोई आपके लिए कोई काम करके दिया हो, बदले में हो सकता है उन्होंने आपको कोई टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की हो, नो हाउ प्रोवाइड किया हो। या हो सकता है उन्होंने आपको कोई राइट्स दिए हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उन्होंने कोई नया इन्वेंशन किया और उसके राइट्स आपको दे दिए, तो बदले में तुम उन्हें क्या दे रहे हो, कंपनी के इक्विटी दे रहे हो। तो तुम उनसे पैसा ले रहे हो क्या, नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए वैल्यू एडिशन किया, तुम्हें कोई टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की, या तुम्हें कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट दे दिया, तो तुम बदले में खुश होकर उन्हें इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। या फिर हो सकता है तुम उनसे पैसे ले रहे हो फॉर कंसीडरेशन, तुम उनको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे क्या दे रहे हो, कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। तो दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर, मतलब किसी ने आपके लिए स्वेट बहाया है, किसी ने आपके लिए पसीना बहाया है, किसी ने आपके कंपनी के लिए वैल्यू एडिशन किया है, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की है, आपके नाम पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए, तो आपके लिए किसी ने स्वेट बहाया, तो बदले में तुमने उसे इक्विटी दी। बदले में खुश होकर तुम उन एम्प्लॉइज को रिटेन करना चाहते हो, तो तुम उनको इक्विटी दे रहे हो या डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स को ऑफर कर रहे हो। सबको समझा एवरीबडी? तो स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब वो इक्विटी जो कंपनी अपने डायरेक्टर एम्प्लॉइज को देती है, या तो डिस्काउंट पे दे या फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, आप उनसे कैश नहीं ले रहे, उन्होंने आपको नॉलेज प्रोवाइड किया, उन्होंने आपको नो हाउ प्रोवाइड किया। दोनों में डिफरेंस, बेटा सक्षम ऐसा सवाल मत पूछो, दोनों में डिफरेंस वैल्यू एडिशन का है ना? नहीं बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट ही अलग है, ईसॉप का कॉन्सेप्ट ही अलग है। अब ये डिफरेंस तो अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट सुना है तो आपको खुद समझ में आना चाहिए। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक ऑप्शन दिया जाता है, आप कोई इक्विटी हाथों हाथ पकड़ा नहीं रहे हो, आप ऑप्शन देते हो कि तुम कंपनी के साथ 2 साल बने रहे तो इस फ्यूचर डेट पे तुम्हें एक राइट ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मिलेगा। आप कंपनी के एम्प्लॉइज को रिटेन करना चाहते हो, ऑप्शन देते हो, दैट इज ईसॉप। स्वेट मतलब ऑलरेडी कोई आपके कंपनी के लिए पसीना बहा चुका है, तो खुश होकर तुम उनको क्या दे रहे हो, तुम उन्हें या तो डिस्काउंट पे शेयर्स दे रहे हो, या तुम उन्हें उनसे कोई पैसा नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बदले में उन्होंने आपको कोई टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की है, बदले में कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट्स दिया है, बदले में आपके लिए कोई वैल्यू एडिशन, कोई बहुत बड़ा काम किया है, कोई बहुत ऐसा वैल्यूएबल वैल्यू एडिशन किया है तुम्हारी कंपनी में, तो तुम खुश होके कुछ दे रहे हो। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है बेटा, पर हाँ दोनों का मोटिव एक है, दोनों का मोटिव एक है, कॉन्सेप्ट अलग है। मोटिव ये है इंप्लॉइज को रिटेन करके रखना, इंप्लॉय को रिटेन करने का मोटिव है दोनों का, इंप्लॉय आपके साथ बने रहे, खुश रहे, काम करे, दोनों का मोटिव सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ठीक है। चलो
एवरीबडी। तो यहां पे हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारे डेफिनेशंस देख लिए। अब हम क्या करेंगे, जाते जाते कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ हैंडी होंगे तो मैं फटाफट खोल लेती हूं। इधर आएंगे। नेटवर्थ चलो आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्थ क्या होता है, अकाउंट्स में भी सीखोगे, लॉ में भी सीखोगे, आगे वाले चैप्टर्स में सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आओ, अभी टाइम कम है ना बेटा, तो या तो नेटवर्थ कर लेते हैं, एमसीक्यू छोड़ देते हैं। एक ही चीज कर पाएंगे ना, दोनों को नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। इधर आइएगा। चलो एवरीबडी, पहला एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, सारे बच्चे बताओगे। चलो, ग्रीन लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई 3 जनवरी 22 को। कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप मुझे बताएंगे इसका फाइनेंशियल ईयर एंड क्या होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करोगे, एमसीक्यू नंबर 1। जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी। चलो बेटा, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा। मैंने एक्चुअली लैपटॉप में नहीं, मतलब इस पे नहीं खोला हुआ है, और काफी ज्यादा जूम्ड है, दिख जाना चाहिए अभी तक। क्या होगा बताओ, 23। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आंसर होगा सी, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो बेटा। रोमा अपने 6 दोस्तों के साथ, इधर इधर, अब मैं टच नहीं कर पा रही हूं, मेरे आईपैड पे नहीं खुला है इसलिए। बेटा रोमा अपने 6 दोस्तों के साथ रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड बनाई है, ठीक है। उसका पेड अप शेयर कैपिटल 30 लाख का है। फर्दर अप्रैल 20 में उसका टर्नओवर 2 करोड़ का है। आप ये बताओगे कि क्या वो स्मॉल कंपनी जैसे ट्रीट हो सकती है? जल्दी जल्दी बताना। रोमा ने रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड बनाई है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। ए बी सी डी, मैडम सारे ऑप्शन दिख ही नहीं रहे, काय का आंसर दे रहे हैं। 1 मिनट रुको यार। अरे 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 अरे, कल मैं इसको अपने लैपटॉप पे, मतलब आईपैड पे खोल लूंगी तो इजी हो जाएगा। अभी लैपटॉप पे खुला हुआ है ना, दिख नहीं रहा है। ए बी सी डी में से आंसर कर दो यार। थोड़ा खुद अपने फोन में जूम कर लो, इधर जूम नहीं हो पा रहा। जूम हो रहा है तो स्क्रीन के बाहर जा रहा है। मैडम नहीं बन सकती स्मॉल कंपनी, काय को? मैडम ये पब्लिक कंपनी है। स्मॉल कंपनी कैन बी एनीथिंग बट नॉट अ पब्लिक कंपनी ना मैडम। ये काय का सवाल पूछा है? वेरी वेरी गुड। इट्स कैनॉट बी अ स्मॉल कंपनी। यस, चलिए, वेरी वेरी गुड। ओके, मेरे को एक बात बताओगे, क्वेश्चन नंबर 3 में देख के बताओ। अभिलाषा एंड अमृता ने एक नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है। अब ये ना सोच रहे हैं कि इसको स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि हमारा पेड अप शेयर कैपिटल भी 40 करोड़ है से कम है, और हमारा पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है, और टर्नओवर 40 करोड़ से कम है। सब कुछ कम कम है, तो हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आ सकते हैं। तुम तो बिना ऑप्शन देके आंसर दे सकते हो। क्या मैडम? काय को यार, ये एक सेक्शन 8 कंपनी है। स्मॉल कंपनी कैन नेवर बी अ सेक्शन 8 कंपनी। यस, आप आंसर ए बी सी डी बिना देखे ही बोल रहे हो। स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। दैट इज, आप स्मॉल कंपनी कहलाई नहीं जाओगे, क्योंकि कभी भी एक सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाई नहीं जाती। चलो एवरीबडी, बाजू वाला क्वेश्चन, थोड़ा जूम करने में तकलीफ हो रही है यार बच्चों, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम खुद जूम कर लो, मैं क्या करूं, यहां जूम नहीं हो रहा है। 1 मिनट। कावेरी गुड्स कुरियर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। 9% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए है बेटा। 9% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वर्थ ₹10 लाख के हैं। ओके,
एंड देयर आफ्टर डायरेक्टर्स कंटेम्पलेटेड टू गेट देम लिस्टेड, डायरेक्टर्स ने उन्हें क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया. आफ्टर ड्यूल फॉर्मेलिटीज दिस प्राइवेटली प्लेस्ड, सुनो ध्यान से पढ़ो, प्राइवेटली प्लेस्ड है बेटा, मतलब स्पेसिफिक ऑफर देके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वर्थ ₹10 लाख को आपने लिस्ट करा लिया, क्या ये लिस्टेड माना जाएगा? ओहो, ABCD में ऑप्शन दो, क्या ये जो कावेरी फलाना फलाना कंपनी है KGCPL लिस्टेड मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? जल्दी जल्दी बता दो. मैडम नहीं मानी जाएगी ना, काय को? KGCPL लिस्टेड नहीं मानी जाएगी. अगर कोई प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को लिस्ट करवा देगा तो क्या वो लिस्टेड हो जाएगा? नहीं. वेरी गुड. ओहो, अच्छा चलो अब ये वाला जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो कर लो फटाफट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 8th वाला आंसर दो. मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी, तुम खुद पढ़ के आंसर दोगे. मेरे पढ़ने से थोड़ा हिंट विंट लग जाता है. 8th का आंसर दे दो. 8th का आंसर क्या होगा? वेरी गुड मैडम, डोरमैट को कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं होता. ठीक है, ये 7th वाला तो रिपीटेटिव है. अच्छा, ABCD सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला देखो, ये वाला एसोसिएट कंपनी, मतलब आप एसोसिएट कब बनते हो? जब आप किसी दूसरे कंपनी को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करो. तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी कंपनी में कितना कंट्रोल करो, कंट्रोल एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल VP. वेरी गुड, वेरी गुड. अब आइएगा नीचे. चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर दो यार, क्वेश्चन नंबर 9. A इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ B. B की होल्डिंग कौन है? A. B की एक सब्सिडरी भी है C. तो कहता है A और C के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? A की सब्सिडरी B, B की सब्सिडरी C. C का रिश्ता A से क्या कहलाता है? जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, A और C का रिश्ता क्या कहलाता है? तुमको पता है बेटा क्या कहलाता है? डीम्ड सब्सिडरी. C is deemed to be the subsidiary of A Limited. Very very good, very very nice. चकाचक, वेरी गुड. अच्छा, अब ये क्वेश्चन हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैं इसको नहीं करवा रही हूं, तुम अपने आप कर लेना इसे. बहुत इजी है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर है बेटा. जो स्क्रीन पे फिट आ जाए ना, छोटे छोटे. ओहो, अच्छा ये बता दो, बेस्ट ड्राई फ्रूट लिमिटेड was incorporated under Companies Act 1913. एक मिनट, आंसर दो क्वेश्चन नंबर 11 का. कंपनीज एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है बेटा? सेक्शन 1, सेक्शन 1, सेक्शन नंबर 1 बेटा जी. ओहो, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया यार. चलो वेरी गुड. ये कह रहा है, देखो इसको भी पढ़ो 12th का. A लिमिटेड इज होल्डिंग 61% shares of B Limited in B Limited. B Limited is holding 51% in C Limited. मुझे बताओ, ये भी डीम्ड सब्सिडरी वाला ही पॉइंट है. A की सब्सिडरी B, B की सब्सिडरी C. तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी देख के बताओ आंसर क्या होगा. बोथ B एंड C आर सब्सिडरी ऑफ A. दोनों, एक डीम्ड सब्सिडरी है और एक तो सब्सिडरी है ही. चलो चलो बेटा, ओके, बहुत सारे MCQs की हमने प्रैक्टिस कर ली है. एवरीबडी, देयर वी गो एंड ब्रिंग एन एंड
टू द MCQs. ओके, चलिए, ऑल राइट बेटा, हैव अ गुड डे, बाय बाय, पढ़ते रहिएगा. कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 2. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कल की क्लास से की जाएगी. टिल देन, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू एवरीबडी, सी यू, बाय.